1871 हुआन फैंग पूरे समय अपने आसपास के माहौल पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि सभी लोग आ चुके हैं और शातिर जानवर को घेरना पूरा कर चुके हैं, तो वह अचानक उछल पड़ा और पहला हमला करने की पहल की। उसके पैरों के नीचे माइक्रोस्टेप पहले से ही सीमा तक घूम रहा था। पलक झपकते ही वह पहले से ही दुष्ट जानवरों के समूह तक पहुंच गया था और इस समय उन दुष्ट जानवरों को अभी अभी पता चला था कि उनके आसपास कुछ अलग था। द ड्रैगन की दहाड़ की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। हुआन फैंग की मुट्ठियां सोने से भरी हुई लग रही थी, पूरी तरह से सोने में बदल गई क्योंकि उसने एक क्रूर जानवर को बगल में मुक्का मारा। ओह! क्रूर जानवर चीखा क्योंकि उसका शरीर उड़ गया था। जब वह जमीन पर गिरा तो उसमें अब कोई सांस नहीं बची थी और उसके शरीर में छेद हो गया था, जिससे एक बड़ा छेद बन गया था। हुआन फैंग ने केवल एक मुक्का इस्तेमाल करके एक क्रूर जानवर को तुरंत मार डाला, जिसकी ताकत कम से कम उसके गोल्डन कोर स्टेज जितनी ही थी। अभी अभी हुआन फैंग की हरकतें बहुत तेज थी। उसने खुद कूदने से पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को सिर्फ इशारा किया था। उसके बाद उसने सीधे एक ही मुक्का मारकर दुष्ट जानवर को मार डाला और इस समय दूसरे संप्रदायों के अन्याय अभी अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले थे। फक! इतना भयंकर, कोई व्यक्ति खुद को कोसने से नहीं रोक सका। तुरंत मार उस क्रूर जानवर की ताकत, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ये कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी आभा मेरी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। कम से कम इसमें गोल्डन कोर स्टेज की ताकत है ना? वास्तव में एक पल में मारा गया था। आखिर ये हुआन फैंग कौन है? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? सभी लोग आश्चर्य से चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भले ही मेंग याओ ने हमेशा कहा था कि हुआन फैंग बहुत शक्तिशाली था, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि हुआन फैंग ने कोई कदम नहीं उठाया था और वह बहुत छोटा भी था। अब तक जब हुआन फैंग ने सही ढंग से यह अनुमान लगाया था कि यहाँ वास्तव में एक घात था, जिससे सभी की धारणा उसके बारे में थोड़ी बदल गई थी। हालांकि उन्हें केवल यह महसूस हुआ था कि हुआन फैंग वास्तव में थोड़ा शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। आखिरकार हुआन फैंग ने सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठाया और कई लोगों को लगा कि भले ही हुआन फैंग शक्तिशाली था, वह शायद मेंग याओ के बराबर या शायद मेंग याओ से भी कमजोर था। आखिरकार मेंग याओ और युवा पीढ़ी के बीच एक युवा प्रतिभा थी। हालांकि अभी के दृश्य को देखकर सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि वे पहले गलत थे, बहुत गलत, बहुत गलत। उन्होंने हुआन फैंग को कम करके आंका था, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह एक ऐसा क्रूर जानवर था जिसकी स्वर्ण कोर अवस्था लगभग एक साधना स्तर की समान थी। वास्तव में इसे हुआन फैंग की मुट्ठी ने मार डाला, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता। भले ही वह संप्रदाय के नेता या उनके संप्रदाय के बुजुर्ग ही क्यों न हो, फिर भी उनके लिए स्वर्ण कोर अवस्था के विशेषज्ञ को तुरंत मारना बहुत मुश्किल था। क्या यह हो सकता है कि युवा हुआन फैंग अपने बुजुर्गों और संप्रदाय के नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली था? ये कैसे संभव हुआ? अंदर ही अंदर हर कोई अपना अविश्वास व्यक्त कर रहा था। हालांकि उनके सामने की वास्तविकता उन्हें लगातार याद दिला रही थी कि जिस पर वे विश्वास नहीं करना चाहते थे वह सच हो सकता है। जब मेंग याओ ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठी। हालांकि वह जानती थी कि हुआन फैंग बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि हुआन फैंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और जब वह मानव रूप में मौजूद क्रूर जानवर से लड़ रहा था तब भी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। इसलिए मेंग याओ भी बहुत उत्सुक थी कि हुआन फैंग कितना ताकतवर था। दरअसल मेंग याओ को लगा कि पूरी नश्वर दुनिया में भी ताकत के मामले में हुआन फैंग से मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि हुआन फैंग में कोई ताकत बची भी है या नहीं। अगर उसने अपना सब कुछ नहीं दिया तो हुआन फैंग की असली ताकत कितनी भयावह होगी। मैंने तुमसे कहा था कि वह बहुत शक्तिशाली था, मेंग याओ ने अपने चेहरे पर थोड़ा गर्व के साथ खुद से कहा। यह अज्ञात था कि ये शब्द दूसरों के लिए कहे गए थे या उसके लिए, और इसी वजह से हुआन फैंग के मुक्के की ताकत देखकर उसने जोर से कहा, बस वहाँ खड़े मत रहो, चलो साथ मिलकर इन खतरनाक जानवरों को मार डालो जो मर गए हैं, उनका बदला लो। मेंग याओ द्वारा चिल्लाए जाने के बाद सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, अब चौंकने का समय नहीं था। वे वर्तमान में विशेष बीच से लड़ रहे थे। जब उन्होंने अपने साथी संप्रदाय के भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें लाख पहाड़ों में क्रूर जानवर ने मार डाला था, उन ग्रामीणों के बारे में जिनका नरसंहार किया गया था और उस संप्रदाय के शिविर के बारे में जिसे उन्होंने नष्ट नहीं किया था, तो सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिलों में आग का एक गोला जल रहा हो। मारना! सभी लोग जोर से चिल्लाए और उस दुष्ट जानवर की ओर दौड़े। सभी के हाथों में खजाने थे, सभी तरह की चालें चल रहे थे। ये समय उनके छिपने का नहीं था, ये समय बदला लेने का था। हुआन फैंग ने अपने पीछे खड़े लोगों के दिलों में आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। एक क्रूर जानवर को मारने के बाद वह तुरंत दूसरे की ओर बढ़ गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने अपने सामने मौजूद सभी क्रूर जानवरों को नहीं मार दिया। आसपास के दुष्ट जानवर पहले तो अचानक हुई घटनाओं से चौंक गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि इस समय हुआन फैंग ने पहले ही एक मूसलाधार तूफान में 3 दुष्ट जानवरों को मार डाला था। गर्जन! सभी के शातिर जानवर गुस्से में दहाड़ने लगे और हुआन फैंग को मारने की नीयत से देखते रहे। उसके बाद उन्होंने एक एक करके हुआन फैंग पर हमला करना शुरू कर दिया और हुआन फैंग तुरंत शातिर जानवर की लहरों में डूब गया। हालांकि हुआन फैंग की ताकत बहुत मजबूत थी और वह हुआन फैंग पर भरोसा करती थी। उसी समय इन शातिर जानवरों द्वारा घेर लिए जाने और हमला किए जाने के कारण मेंग याओ के पास हुआन फैंग की सांत्वना के बारे में चिंतित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ मिलकर दुष्ट जानवर पर उसके हमले और भी भयंकर हो गए, जबकि अन्य लोग भी हुआन फैंग की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित लग रहे थे। हुआन फैंग को घिरा हुआ देखकर वे सभी चिंतित हो गए। हालांकि हुआन फैंग, जो शातिर जानवर से घिरा हुआ था, बाहर के लोगों जितना खतरनाक नहीं था। माइक्रोस्टेप की शानदार मूवमेंट तकनीकों ने उसे कई शातिर जानवरों के हमलों को आसानी से चकमा देने की अनुमति दी, जिससे शातिर जानवर बेहद क्रूर हो गए। हालांकि उनकी चपलता में अभी भी थोड़ी कमी थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वे कई शातिर जानवरों से घिरे हुए थे, इसने उन शातिर जानवरों को अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाने दी। माइक्रोस्टेप को भूमिका निभाने के लिए बस थोड़ी सी जगह की जरूरत थी। इस प्रकार भले ही यह बेहद खतरनाक लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बेहद सुरक्षित था और इसने विशेष बीस्ट के खिलाफ अपनी विनाशकारी शक्ति भी बनाए रखी थी। परिणाम स्वरूप बाहर के लोगों ने देखा कि एकत्रित हुए शातिर जानवर एक के बाद एक उड़कर बाहर आ रहे थे। हुआन फैंग द्वारा पीटे गए इन शातिर जानवरों में से कुछ को हल्की चोटें आईं और उनमें से कुछ और भी गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही मर गए।
1872 यह कहा जा सकता है कि भले ही हुआन फैंग वर्तमान में शातिर जानवर से घिरा हुआ था, वह अभी भी वहाँ सबसे खतरनाक अस्तित्व था और वह व्यक्ति भी था जिसने सबसे शातिर जानवर को मार डाला था। ऐसा लग रहा था कि दुष्ट जानवर भी हुआन फैंग से क्रोधित था क्योंकि वे लगातार हुआन फैंग पर हमला कर रहे थे। हुआन फैंग ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया जबकि मेंग याओ और बाकी लोग कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। मेंग याओ और बाकी, हालांकि वे ताकत के मामले में हुआन फैंग से कमजोर थे, उनमें से कई एक ही संप्रदाय से थे। यही वजह थी कि जब वे लड़ते थे तो वे सहयोग करना जानते थे, इसलिए वास्तविक प्रभाव निश्चित रूप से 1+1 से अधिक होगा। हालांकि जिस गति से उन्होंने शातिर जानवर को मारा वह हुआन फैंग जितना तेज नहीं था, फिर भी ये बहुत अच्छा था। इसके अलावा क्योंकि हुआन फैंग ने शातिर जानवर का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए अन्य लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उन्हें बहुत अधिक दबाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि ये शातिर जानवर कुछ हद तक बुद्धिमान लग सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि मनुष्यों के साथ उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। और भले ही उनकी तुलना उन शीर्ष श्रेणी के शातिर जानवरों से की जाए, वे भले ही बुरे न हो, लेकिन अनुकूलनशीलता के मामले में उनमें गंभीर कमी थी। जब हुआन फैंग ने उनका ध्यान पर्याप्त रूप से आकर्षित कर लिया, तो इन दुष्ट जानवरों को सहज रूप से लगा कि हुआन फैंग ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर वे हुआन फैंग को मारना चाहते थे तो उन्हें उसे मारने के लिए और अधिक दुष्ट जानवर भेजने की जरूरत नहीं थी। हुआन फैंग की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता के अलावा अन्य लोग मौजूदा स्थिति से बेहद संतुष्ट थे। एक एक करके सभी दुष्ट जानवर मारे गए। अंत में उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था और वे भागना चाहते थे। ये भी कुछ दुष्ट जानवरों की प्रवृत्ति थी। इससे पहले हुआन फैंग के हमला करने से पहले सभी ने पहले ही दुष्ट जानवर पर अपनी घेराबंदी पूरी कर ली थी। इसलिए अभी चारों तरफ अलग अलग नश्वर दुनिया और संप्रदायों के शिष्यों से भरे हुए थे और सभी के विचार एक जैसे थे। वे दुष्ट जानवर में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते थे। और इस वजह से जब उन्होंने देखा कि दुष्ट जानवर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया, या तो उन्हें मार डाला या उन्हें घायल कर दिया। और इस कारण शुरू से अंत तक एक भी बिजनेस रीस बच नहीं पाया और इसी वजह से शुरू से लेकर आखिर तक एक भी दुष्ट जानवर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। फर्श दुष्ट जानवरों की लाशों से अटा पड़ा था, साथ ही कुछ घायल दुष्ट जानवर भी थे जो दर्द से कराह रहे थे। जहाँ तक मानव पक्ष की बात है तो कोई भी नहीं मरा था, लेकिन कुछ लोग घायल थे और जो लोग शातिर जानवर द्वारा घायल हुए थे वे तुरंत पीछे हट गए। अन्य लोगों ने तुरंत उसका ख्याल रखा और परिणाम स्वरूप कोई भी नहीं मरा। आपको ये जानना चाहिए कि 100,000 पहाड़ों में उनमें से कई लोग क्रूर जानवर द्वारा मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितने गांवों का नरसंहार किया गया और उनके संप्रदायों को कितनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। उनके दिलों में वे भी क्रूर जानवर से कुछ हद तक डरते थे। हालांकि इस लड़ाई के माध्यम से सभी का आत्मविश्वास पहले से ही बढ़ चुका था। एक भी व्यक्ति को खोए बिना इतने सारे क्रूर जानवरों को मारना बस अकल्पनीय था। बेशक हर कोई समझ गया कि इस तरह के परिणाम का मुख्य कारण हुआन फैंग था। अगर उसे पहले शातिर जानवर के घात का पता नहीं चलता तो शायद वे पहले ही शातिर जानवर द्वारा मारे जा चुके होते। उसके बाद हुआन फैंग ने अपनी सुपर ताकत का इस्तेमाल करके लगातार शातिर जानवरों को मार गिराया। उसने न केवल समूह में सबसे शातिर जानवरों को मार गिराया, बल्कि उसने शातिर जानवरों का ध्यान भी आकर्षित किया, जिससे उन्हें बहुत अधिक गोलाबारी आकर्षित करने में मदद मिली। इस तरह हर कोई अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में शातिर जानवरों पर हमला करना शुरू कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि इस मामले में सबसे अधिक योगदान निश्चित रूप से हुआन फैंग का ही होगा। और इस समय हुआन फैंग को कोई चोट भी नहीं लगी, जिससे सभी उसकी और भी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये दृश्य देखा था कि कैसे इतने सारे दुष्ट जानवर हुआन फैंग को घेर रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे, और उनके बारे में भूल जाओ, भले ही उनके बुजुर्ग या संप्रदाय के नेता आए हों, वे अभी भी गंभीर रूप से घायल होंगे यदि वे मर नहीं गए। हालांकि इस तरह की स्थिति में हुआन फैंग को वास्तव में कोई चोट नहीं लगी। ये वास्तव में कुछ हद तक अकल्पनीय था और इससे भीड़ को उसकी ताकत का अधिक प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने का मौका भी मिला। ये निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था, एक विशेषज्ञ जो अपने संप्रदाय के बुजुर्गों और संप्रदाय के नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। बस इतना ही कि उन्होंने पहले कभी ऐसे विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा वह बहुत युवा दिखता था, कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआन फैंग वास्तव में वैसा ही था जैसा मेंग याओ ने कहा था कि वह एकांत में साधना कर रहा था और हाल ही में पहाड़ से बाहर निकला था? शायद यही व्याख्या ही सब कुछ समझा पाएगी, वरना इतनी ताकत रखने वाले इतने अनजान क्यों होने चाहिए। आप कैसे हैं? मेंग याओ हुआन फैंग के पास आए और पूछा। मैं ठीक हूँ। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया, स्वर्गीय गहन संप्रदाय की दिशा की ओर देखा और कहा, क्या यही वह जगह है जहाँ स्वर्गीय गहन संप्रदाय स्थित है? हाँ। मेंग याओ ने भी अपना सिर उठाकर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिविर की ओर देखा और कहा, मैं मास्टर के साथ यहाँ कई बार आया हूँ। आमतौर पर अगर प्रमुख संप्रदायों के पास चर्चा करने के लिए कोई महत्वपूर्ण मामला होता है तो वे यहाँ आना पसंद करते हैं। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और फिर भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि अभी वहाँ शांति नहीं है। आप क्या महसूस करते हैं? मेंग याओ ने पूछा। अब कोई भी हुआन फैंग की भावनाओं की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता था। एक शक्तिशाली आभा, और वह भी केवल एक ही। हुआन फैंग ने कहा। मेंग याओ ने भी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है और मुझे नहीं पता कि मास्टर भी वहाँ है या नहीं। सबको थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं। हुआन फैंग ने कहा, मुझे डर है कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद युद्ध हो सकता है। आपको उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हाँ। मेंग याओ ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह अपरिहार्य था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पहाड़ के तल पर पहले से ही इतने सारे दुष्ट जानवर घात लगे बैठे थे, तो संभवतः उनमें से काफी संख्या में होंगे। दूसरे संप्रदाय के शिष्यों को यह बात कमोबेश समझ में आ गई थी, इसलिए उन्हें अपनी जीत के बाद कम खुशी महसूस हुई। हालांकि पिछली लड़ाई के कारण वे अब पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त थे। हालांकि उन्हें पता था कि भविष्य में एक भयंकर युद्ध होगा, लेकिन उनका डर बहुत कम हो गया था। और तो और वह अभी भी यही था। भीड़ चुपचाप सोच रही थी और हुआन फैंग की ओर देख रही थी जो दूर खड़ा था। अब सभी को समझ में आ गया कि कोई आश्चर्य नहीं कि मेंग याओ हुआन फैंग पर इतना भरोसा करती थी। अगर उन्हें पहले पता होता कि हुआन फैंग के पास इतनी भयानक ताकत है तो वे हुआन फैंग पर और भी ज्यादा भरोसा करते। आखिरकार साधना क्षेत्र में सब कुछ ताकत पर आधारित है।
यदि आप मजबूत हैं तो बहुत से लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। यदि आप कमजोर हैं तो बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन हुआन फेंग में स्पष्ट रूप से दूसरों को समझाने की शक्ति थी। 1873 इस लड़ाई के जरिए हुआन फेंग ने अपना दबदबा कायम कर लिया था। हालांकि हुआन फेंग को इस बात की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को अपने लियाओं की बातों पर संदेह नहीं था। हुआन फेंग वाकई एक सुपर विशेषज्ञ थे और इसी वजह से उन्हें हुआन फेंग के नेतृत्व में आगे बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ ताकत का सम्मान किया जाता था। सभी ने थोड़ी देर आराम किया, फिर हुआन फेंग के नेतृत्व में वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पर्वत की ओर बढ़ गए। हुआन फेंग की ताकत से वह अगले स्तर तक उड़ सकता था। जहाँ तक दूसरों की बात है, उनके लिए यह बहुत मुश्किल होगा। जब तक उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी, वे उड़ते समय खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और उन पर गठन द्वारा हमला भी किया जाएगा। और इसी वजह से हुआन फेंग सभी को पहाड़ पर चलने के लिए ले आया। लेकिन इस समय स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय का चौक एक पूरी तरह से अलग तरह की हलचल वाला दृश्य था। इस विशाल चौक में कम से कम दसियों हजार लोग और शातिर जानवर इकट्ठे हुए थे। स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के लिए एक साथ बैठकर चाय पीना और बातचीत करना असंभव था, इसलिए इस समय चौक लड़ाई के दृश्यों से भर गया था। जमीन पर, हवा में सभी प्रकार के खजाने विस्फोटक शक्ति के विभिन्न रंगों को विकीर्ण करते हैं और आसपास की हवा विस्फोटक ऊर्जा से प्रभावित होती है। लहर के बाद लहर उठती है। मानव पक्ष में विभिन्न संप्रदायों और कुलों के शिष्य, बुजुर्ग और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता भी पूरे नश्वर संसार में एकत्र हुए थे। इस बार 100,000 पहाड़ों में एकत्र होने वाले लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा लोग एकत्र हुए थे। सौभाग्य से दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय के रूप में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लिए अंदर का हिस्सा काफी विशाल था, अन्यथा इतने सारे लोगों को रिहा करना असंभव होता। दुष्ट जानवर की दूसरी तरफ अलग अलग तरह के दुष्ट जानवर थे। जमीन पर चढ़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, कमजोर और मजबूत, सभी तरह के दुष्ट जानवर आए। इस समय ये दुष्ट जानवर मानव रक्षा पंक्ति की ओर क्रूरता से हमला कर रहे थे। वह दुष्ट जानवर जो पहले हुआन फेंग से लड़ने के बाद एक इंसान में बदल गया था, इस समय कोई हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि दुष्ट जानवरों की भीड़ के पीछे खड़ा था। ये सब देखते हुए उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका हल्का पीला रंग दिखा रहा था कि उसे कुछ हल्की चोटें लगी थी और उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा काफी हद तक खत्म हो गई थी। और इस क्रूर जानवर के बगल में जो एक मानव में बदल गया था, कुछ समान रूप से शक्तिशाली क्रूर जानवर खड़े थे। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, यहाँ तक कि जिसने पहले संप्रदाय के नेता किंग सोंग को मार डाला था, वह केवल इन क्रूर जानवरों के सामने विनम्र हो पाएगा। हालांकि ये शक्तिशाली क्रूर जानवर इस मानवरूपी बेरसेफ जानवर के सामने बहुत आज्ञाकारी लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि इस क्रूर जानवर सेना का असली नेता ये क्रूर जानवर था जिसने मानव रूप धारण किया था। उनके सामने मौजूद क्रूर जानवर और मानव साधक लगातार लड़ रहे थे और उनके हताहतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि जब मानवरूपी बेरसेफ जानवर ने उन मरे हुए क्रूर जानवरों को देखा तो उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह अभी भी दृश्य को ठंडे मन से देख रहा था। और इस समय स्वर्गीय गहन संप्रदाय के हॉल में कुछ विशेषज्ञ बैठे थे। उनमें स्वर्गीय गहन संप्रदाय से संप्रदाय नेता, शांत जल घर से संप्रदाय नेता, सच्चे पवन तलवार संप्रदाय से संप्रदाय नेता किंग फेंग और भी बहुत कुछ शामिल थे। साथ ही कुछ बुजुर्ग जो आमतौर पर केवल बंद दरवाजे की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे और सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते थे, वे सभी बाहर आ गए थे। ये बुजुर्ग, वे सभी युवा नहीं थे। बेशक उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, वे विभिन्न संप्रदायों के सच्चे खजाने थे और लगभग सभी बड़े संप्रदायों में ऐसे लोग थे, लेकिन बड़े संप्रदायों में ऐसे लोग अधिक थे। उदाहरण के लिए स्वर्गीय गहन संप्रदाय से 8 विशेषज्ञ थे जो बंद दरवाजों में नहीं जाते थे। हालांकि ये बुजुर्ग आमतौर पर एकांतवास से बाहर नहीं आते थे, लेकिन इन बुजुर्गों की रोकने वाली शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं थी। यही कारण था कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय था और अन्य संप्रदायों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। बेशक जिस समय ये दिव्य गहन संप्रदाय लगातार बढ़ रहे थे, उसी समय संप्रदाय नेता देव वो भी एक इंसान होने में बहुत अच्छे थे। यही कारण था कि अन्य संप्रदायों ने ज्यादातर उनके नेतृत्व पर विश्वास किया और उनकी स्थिति को मान्यता दी। बेशक ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय वाले लोगों के लिए विशेष था। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय वास्तव में दयनीय था। पहले उनकी संप्रदाय के नेता किंग सोंग शैतानों के साथ सहयोग करना चाहते थे और विभिन्न बड़े संप्रदायों के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन अंत में वह खुद बड़ी संख्या में लोगों के सामने शातिर जानवर द्वारा फंस गए और मारे गए। उसके बाद उनके साथ आए बुजुर्गों और साधारण शिष्यों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और अंत में केवल कुछ ही 100,000 पहाड़ों से बच निकलने में सफल रहे। भागने के बाद वे अपने संप्रदाय में वापस आ गए, लेकिन पाया कि उनकी संप्रदाय के शिविर को पहले ही दुष्ट जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और उनके संप्रदाय के सभी सदस्य जो पहरेदारी के लिए छोड़े गए थे, वे सभी युद्ध में मारे गए थे। इस समय उनके संप्रदाय ने शैतानों पर हमला करने के लिए अन्य संप्रदायों के समय का लाभ उठाया और अन्य संप्रदायों पर उनके गुप्त हमले का पर्दाफाश हो गया। अन्य संप्रदायों का लाभ उठाने वाले शैतानों का पर्दाफाश हो गया और उन पर उनका तीखा हमला हुआ। और इस वजह से जो लोग सौभाग्य से 100,000 पहाड़ों से बच गए, वे राहत की सांस लेने से पहले ही दूसरे संप्रदायों के प्रतिशोध का सामना कर रहे थे, या तो मर रहे थे या भाग रहे थे, और पूरा स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर ये तथ्य न होता कि इस समय दुष्ट जानवर मानव संप्रदायों पर हमला करने के लिए आया था, तो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बचे हुए लोगों को शायद अभी भी विभिन्न संप्रदायों द्वारा शिकार किया जाता और अंत में केवल कुछ ही जीवित रहते। बेशक अगर कोई स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के साथ किसी को मार भी दे तो भी दूसरे संप्रदाय के लोग नाखुशी होंगे। आखिरकार इस तरह की बात जहाँ किसी को धोखा दिया गया हो और पीठ में छुरा घोंपा गया हो, वह किसी भी व्यक्ति के लिए सहज नहीं होगी जो इससे मिलता है। बस यही था कि इस समय दुष्ट जानवर आ गया था और वह बहुत ही क्रूर तरीके से आ रहा था। स्वाभाविक रूप से इन संप्रदायों में स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को परेशान करने का मूड नहीं था। दरअसल चून की स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए जो बुजुर्ग लोग बाहर नहीं आ सकते थे, उन सभी को बाहर बुलाया गया। ये कहना जरूरी था कि ये लोग नश्वर दुनिया के सभी बड़े संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली लड़ाकू ताकत थे।
चाहे वे देव हो, ग्रैंड जिनवेन और अन्य लोग ही क्यों न हो, वे सभी इन बुजुर्गों के सामने कुछ भी नहीं थे जो बंद दरवाजों के पीछे साधना कर रहे थे। और यह ठीक उसी कारण था कि ये लोग एकांत से बाहर आए और हमला किया, जिससे शातिर जानवर का हमला कुछ समय के लिए रुक गया। मानव रूप में परिवर्तित हुआ वह शातिर जानवर पहले भी इन बुजुर्गों से लड़ चुका था और उसके शरीर पर लगी चोटें इन बुजुर्गों के कारण ही आई थी। हालांकि हॉल में मौजूद लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वास्तव में लोगों के बीच माहौल थोड़ा भारी था, क्योंकि वे ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट की क्रूरता से पूरी तरह वाकिफ थे। हालांकि उन्होंने ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट को घायल कर दिया था, लेकिन ये केवल दूसरे पक्ष को घायल करने के लिए था, इससे वास्तव में उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा उस मानवरों की बेरसिक जानवर को घायल करने में सक्षम होने के लिए ये केवल उनके अपने कबीले के कई बुजुर्गों के संयुक्त प्रयासों के कारण था, जो अभी अभी बाहर आए थे, जिससे उन्हें ऐसा परिणाम मिला। अंत में वे केवल दूसरे पक्ष को हल्का घायल करने में सफल रहे और उनके कबीले के एक बुजुर्ग को भी कुछ चोटें आईं। दूसरे शब्दों में, भले ही उन्होंने एक व्यक्ति पर हमला किया था, लेकिन वे संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। दुश्मनों को नुकसान उठाना पड़ा था और वे भी घायल हो गए थे। स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। देवहो, बाहर क्या स्थिति है? एक बूढ़े बुजुर्ग ने देवहो की ओर देखते हुए पूछा। वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय का एक बुजुर्ग था और उसकी वरिष्ठता देवहो से भी अधिक थी। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन भीषण युद्ध के कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कुछ हद तक अस्त व्यस्त थी। वापस लौटने के बाद उसने काफी देर तक आराम किया और उसके बाद ही वह शांत हुआ और उसके बाद ही उसे बाहर की स्थिति की परवाह हुई। एल्डर को रिपोर्ट करते हुए, हमारे नश्वर संसार के शिष्य और दुष्ट जानवर अभी भी लड़ रहे हैं। किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिला है और लड़ाई भी बहुत तीव्र है। देवहो ने सम्मानपूर्वक कहा। अपने वरिष्ठों के प्रति देवहो का रवैया काफी विनम्र था। ये सुनकर बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या एक खतरनाक जानवर पहले से ही इतना शक्तिशाली है? ये कहा जा सकता है कि यह वह समय था जब उनकी ताकत सबसे ज्यादा थी। हालांकि उनके पास इस तरह की ताकत थी, फिर भी वे दुष्ट जानवर को पीछे नहीं धकेल पाए, जिससे पता चलता है कि दुष्ट जानवर कितने शक्तिशाली थे। हाँ, मानव रूप धारण करने वाले क्रूर जानवर के अलावा कुछ अन्य शक्तिशाली क्रूर जानवर भी हैं। हमने अभी उन क्रूर जानवरों के साथ लड़ाई की है और कोई भी पक्ष लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन क्रूर जानवरों की संख्या बहुत अधिक है। मुझे डर है कि अगर यह गतिरोध जारी रहा तो हमारा पक्ष धीरे धीरे नुकसान में चला जाएगा। देवहो ने कहा। वे पहले भी निष्क्रिय नहीं रहे थे और पहले भी शातिर जानवर के साथ मुकाबला कर चुके थे, लेकिन अंत में वे बराबरी पर थे और यहाँ तक कि नुकसान में भी थे। इस स्थिति ने सभी को बहुत निराश किया। किसी को पता होना चाहिए, उन्होंने पहले ही अपने सभी तुरप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन वे अभी भी स्थिति का फायदा नहीं उठा सके। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में कोई भी पहाड़ पर नहीं आ रहा है। क्या बाकी सभी संप्रदाय यही बाहर हैं? एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा। अतीत में हमेशा कुछ संप्रदायों के लोग होते थे जो संप्रदाय के नेता या बुजुर्गों के नेतृत्व का अनुसरण करते थे और स्वर्गीय गहन संप्रदाय में ऊपर जाते थे। इस तरह उनकी स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ताकत लगातार बढ़ती जाती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में ऐसा लग रहा था कि कोई भी पहाड़ पर नहीं चढ़ा था, इसलिए अब दिव्य गहन संप्रदाय को बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। सभी जानते थे कि इन संप्रदायों के अस्तित्व में आने का कारण दुष्ट जानवर ही था। कुछ संप्रदायों में ज्यादा लोग आते थे, कुछ में कम और कुछ में कम। ऐसा नहीं था कि वे आना नहीं चाहते थे, लेकिन वे पहले ही दुष्ट जानवर द्वारा मारे जा चुके थे। इस प्रकार जब उन्होंने हाल ही में किसी को भी पहाड़ पर आते नहीं देखा, तो कई लोगों को संदेह हुआ कि अन्य संप्रदाय जो अभी तक पहाड़ पर नहीं गए थे, उन्हें शायद दुष्ट जानवर ने मिटा दिया होगा। माउंटेन प्रोटेक्शन एरिया ने पहले ही कुछ महसूस कर लिया था। ऐसा लगता है कि पहाड़ के नीचे कोई दुष्ट जानवर घात लगाए बैठा है। मुझे लगता है कि अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना भी चाहे तो शायद उसे पहाड़ के नीचे ही रोक दिया जाएगा। देवहो ने कहा। 1874 निराशा का माहौल ओसेकित नेता देवहो ने गंभीर भाव से कहा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से पर्वत सुरक्षा सरणी को नियंत्रित कर सकता था। वह पिछले 2 दिनों के दौरान पर्वत सुरक्षा सरणी में स्थिति को भी समझ सकता था। पहाड़ की तलहटी में पर्वत सुरक्षा सरणी के पास हमेशा अलग अलग पैमाने पर लड़ाइयाँ होती थी। जाहिर है यह शातिर जानवर का आंतरिक संघर्ष नहीं था और यह उनके लोग भी नहीं थे। वह ऊक से लड़ने के लिए वहाँ भागा और कुछ दिन पहले की बात सोची। दूसरे संप्रदायों के शिष्य आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पिछले 2 दिनों में नहीं आया। संप्रदाय नेता देवहो के लिए ये समझना बहुत आसान था कि क्या हुआ था। यही कारण था कि वह बुरे मूड में था। उसके बाद कोई भी पहाड़ पर नहीं गया। जाहिर है पहाड़ की तलहटी में घात लगाए बैठा वह दुष्ट जानवर बहुत शक्तिशाली था। अब तक कोई भी उनके घात को तोड़ नहीं पाया था। जब अन्य लोगों ने संप्रदाय के नेता देवहो की बातें सुनी तो उनके चेहरे काले पड़ गए। आखिरकार कोई नहीं आया था। वे वर्तमान में केवल इन लोगों पर भरोसा कर सकते थे। अभी इन लोगों के पास शातिर जानवर के साथ लड़ाई में जीतने का ज्यादा मौका नहीं था। अभी पहाड़ की तलहटी में एक और लड़ाई हुई थी। इस बार लड़ाई का पैमाना छोटा नहीं था और यह बहुत जल्दी खत्म हो गई। मुझे नहीं पता कि किस संप्रदाय पर घात लगाकर हमला किया गया था। संप्रदाय के नेता देवहो ने कहा। मेरा अनुमान है कि उन लोगों को पहले ही शातिर जानवर ने मार डाला है। संप्रदाय के नेता देवहो को भी हुआनफेंग और शातिर जानवर के बीच की लड़ाई का एहसास हो रहा था। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ था, भले ही उसे पता था कि पहाड़ के नीचे एक शातिर जानवर है जो उसके साथ ही मनुष्यों को मार रहा है। हालांकि उसके पास कोई अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि उनके पक्ष के सभी लोग शातिर जानवर से लड़ रहे थे और वे शातिर जानवर के साथ गतिरोध में थे। उनके पास कोई लाभ नहीं था। वे तोड़ना चाहते थे। पहाड़ के नीचे लोगों को बचाना असंभव था। ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि वे इस मोर्चे की रक्षा कर सकते थे। इसलिए संप्रदाय के नेता देवहो ने दूसरों को इस मामले के बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि हर कोई दुष्ट जानवर से लड़ रहा था। भले ही वह उन्हें इसके बारे में बताए, ये बेकार होगा। ये केवल उनके दिलों में थोड़ा और बोझ महसूस कराएगा। और क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग चाहता है कि हम मर जाएं? एक छोटे संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने उदास होकर कहा। वास्तव में उनकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। कई संप्रदायों पर स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था और उनके कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने 100,000 पहाड़ों में शैतानों के लोगों के साथ एक बड़ी लड़ाई की। उनमें से कुछ मारे गए या घायल हो गए और उसके बाद उन्हें दुष्ट जानवर ने शिकार बनाया। उनमें से एक और समूह मर गया। अंत में वे बड़ी मुश्किल से 100,000 पहाड़ों से भागने में सफल रहे।
अंत में इससे पहले कि वे अपनी सांस भी संभाल पाते, वे दुष्ट जानवर पहले ही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। उन्हें चौंका देने के कारण कई संप्रदायों के पास अपना आधार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय में आने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अगर वे इन दुष्ट जानवरों का अकेले सामना करेंगे तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार शातिर जानवर इतना क्रूर होगा। भले ही वे पहले से ही स्वर्गीय गहन संप्रदाय में एकत्र हो चुके थे, हालांकि शातिर जानवर को पीछे हटाने का कोई तरीका नहीं था। शातिर जानवर उनके कारण एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ, वे पीछे हट गए। असली लड़ाई के बाद वे अभी भी ऊपरी हाथ नहीं रख पाए थे और अब दुष्ट जानवर ने उन्हें पहाड़ की तलहटी में घेर लिया था। न केवल बाहर के लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, बल्कि वे यहाँ फंस भी गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें निराशा का अनुभव होना स्वाभाविक था। क्या बकवास है, एक बहुत सम्मानित बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया। हालांकि वो केवल एक बुजुर्ग था, लेकिन साधना क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा इस छोटे से संप्रदाय के संप्रदाय नेता से स्पष्ट रूप से अधिक थी। वह उसे डांटने के लिए पूरी तरह से योग्य था। अतीत में मानव जगत के हमारे साधना क्षेत्र ने एक बड़ी आपदा का सामना किया था। इससे भी अधिक खतरनाक आपदाएं थी। हालांकि हर बार जब कोई संकट होता था, हम मनुष्यों के बीच हमेशा ऐसे प्रतिभाशाली और नायक होंगे जो हमें जीवित रहने में मदद करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं, इस बार कोई अपवाद नहीं होगा। हम मनुष्य नहीं मरेंगे, हमारा साधना क्षेत्र भी नष्ट नहीं होगा, बुजुर्ग ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा। वास्तव में मानव साधना क्षेत्र के इतिहास में कई बड़ी आपदाएं आई हैं। कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है जब मनुष्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। हालांकि हर बार ऐसा होने पर कोई न कोई कहीं से प्रकट होता और मानवता को बचाता। इस संकट से गुजरते हुए और इस वजह से बुजुर्ग के शब्द गलत नहीं थे। हालांकि सभी बहुत नाराज नहीं थे, क्योंकि अब तक उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। वाकई इतिहास में ऐसी कोई चीज थी, लेकिन आखिरकार वह इतिहास था। अब यह उनके लिए कोई मदद नहीं थी। अब वे यही सोच रहे थे कि इस बाधा को कैसे पार किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं निराश हो रहा हूँ, लेकिन हम वास्तव में इस समय खतरे में हैं। भले ही हम दुष्ट जानवर के साथ बराबरी से लड़ें, भले ही हम अंत में उसे हरा दें, हम निश्चित रूप से अपने युवान कीवी को बहुत बड़ा झटका देंगे। सब लोग मत भूलना, शैतान के लोग अभी भी किनारे पर छिपे हुए हैं और अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। अगर हमारे पास अपनी ताकत को बड़े अंतर से कम करने की क्षमता नहीं है, तो दोनों पक्ष दुष्ट जानवर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। मुझे लगता है शैतान के वे लोग निश्चित रूप से इस अवसर को जाने नहीं देंगे। एक अन्य संप्रदाय के नेता ने कहा, ये सही है, ये शैतान सही समय चुनना जरूर जानते हैं। उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, दरअसल अभी वे जिस मुश्किल का सामना कर रहे थे, वह सिर्फ उनके सामने मौजूद दुष्ट जानवर तक सीमित नहीं थी। अंधेरे में छिपे शैतान भी थे, वे अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस अवसर को जाने देंगे। वास्तव में हर कोई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। दुश्मन सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में वही रुका हुआ था, उन्हें सबसे भारी झटका दे रहा था। इसलिए अभी वे जिस दबाव का सामना कर रहे थे वह बहुत बड़ा था। भले ही वे अपनी पूरी ताकत लगा दे, वे शायद दुष्ट जानवर को हरा नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन्हें शैतानों से निपटने के लिए अभी भी कुछ जगह छोड़नी होगी। ये और भी मुश्किल होगा। जिस बुजुर्ग ने उन्हें पहले डांटा था, उसने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि वह वास्तव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वर्तमान स्थिति क्या थी। कुछ भी कहना बेकार था। उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। वे कभी भी मर सकते थे। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग वास्तव में हम मनुष्यों को नष्ट कर देगा? बुजुर्ग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मनुष्य ही चुने हुए लोग हैं। हम दुष्ट जानवर और शैतान के लोगों द्वारा कैसे नष्ट हो सकते हैं? निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोग प्रकट होंगे। मनुष्यों को बचाओ। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई चुपचाप अपने शरीर को संभाल रहा था। अच्छा, आने वाली लड़ाई में वे पहले से ही दुष्ट जानवरों से घिरे हुए थे। फिर अगली लड़ाई निश्चित रूप से कम नहीं होगी। अब वे अपनी ताकत का एक हिस्सा वापस पाने में सक्षम होंगे। भविष्य में उनके पास थोड़ी और उम्मीद होगी। इस समय हुआनफेंग और मेंग याओ के नेतृत्व में पहाड़ की तलहटी में विभिन्न संप्रदायों के शिष्य पहले से ही स्वर्गीय गहन संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे। रास्ते में उन्हें कुछ बिखरे हुए खतरनाक जानवर मिले। स्वाभाविक रूप से वे इन खतरनाक जानवरों के प्रति विनम्र नहीं होंगे। उन्होंने उन्हें घेर लिया और एक ही राउंड की सघन गोलीबारी में वे सभी खत्म हो गए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस वजह से पहाड़ पर नश्वर दुनिया के साधक और दुष्ट जानवर, अब तक उन्हें अभी भी नहीं पता था कि ऐसी कोई शक्ति है। वे पहले से ही गुप्त रूप से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। ये शक्ति सभी और दुष्ट जानवर की उम्मीदों से परे थी। चाहे वो दुष्ट जानवर हो या इंसान, उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई शक्ति होगी। दरअसल नश्वर दुनिया के साधक और शैतान के लोग 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर द्वारा तितर बितर किए जाने के बाद उसके बाद नश्वर दुनिया के साधकों को एक ही समय में दुष्ट जानवर और शैतान के लोगों के हमले का सामना करना पड़ा। साथ ही 700,000 पहाड़ों के प्रभारी वातावरण का भी सामना करना पड़ा। जो लोग बचने में सक्षम थे वे पहले ही पहाड़ छोड़ चुके थे। हर किसी के दिमाग में पहाड़ में बहुत से जीवित लोग नहीं बचे होने चाहिए। अकेले वे जो अभी भी खतरे में हैं। बहुत से लोग नहीं होंगे जो बाहर आ पाएंगे। हालांकि क्योंकि हुआनफेंग और मेंग याओ ने समय रहते 100,000 पहाड़ों में असामान्य स्थिति का पता लगा लिया था, इसलिए उन्होंने नेतृत्व किया और आकाश में चढ़ गए। उसके बाद दूसरों ने इसे देखा, वे भी एक के बाद एक आकाश में चढ़ गए। इस तरह जो लोग 100,000 पहाड़ों में बिखरे हुए थे उन्हें देखा जा सकता था इस समय। हालांकि क्योंकि हुआनफेंग और मेंग याओ ने समय रहते 100,000 पहाड़ों में असामान्य स्थिति का पता लगा लिया था, इसलिए उन्होंने नेतृत्व किया और आकाश में चढ़ गए। उसके बाद दूसरों ने इसे देखा, वे भी एक के बाद एक आकाश में चढ़ गए। इस तरह 100,000 पहाड़ों पर बिखरे हुए लोगों को देखा जा सकता था। इस समय दुष्ट जानवर को उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा शैतानों ने फिलहाल निष्क्रिय खड़े रहना चुना। इस वजह से नश्वर दुनिया के शिष्य इस समय वे सभी आसानी से बाहर आ गए थे। उनके बचे हुए लोगों की संख्या नश्वर दुनिया और दुष्ट जानवर के साधकों की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। बेशक ये हुआनफेंग की ही देन थी कि उन्होंने पहाड़ की तलहटी में घात नहीं लगाया, अन्यथा ये कहना मुश्किल होता कि उनमें से कितने इस समय पहाड़ पर चढ़ पाएंगे।
अगर वे सभी मारे भी गए तो भी यह असंभव नहीं होगा। दूर से ऐसा लग रहा था कि सभी ने पहाड़ से आती लड़ाई की आवाजें सुनी है। साधकों और दुष्ट जानवर के बीच लड़ाई आमतौर पर बहुत जोश से भरी होती थी। इस तथ्य के अलावा कि बहुत सारे लोग दुष्ट जानवर से लड़ रहे थे, लड़ाई से उत्पन्न ध्वनि और ऊर्जा बहुत मजबूत थी। इस वजह से हर कोई दूर से लड़ाई की आवाजें सुन सकता था। मेंग याओ ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई लड़ाई चल रही है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, ये दुष्ट जानवर होना चाहिए जो हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के लोगों पर हमला कर रहा है। अगर मेरा अनुमान सही है, संभवतः हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में नश्वर दुनिया के बहुत से विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। हालांकि उन्हें पहाड़ की तलहटी में घात लगाने का आदेश दिया गया था। जाहिर है, ऐसा लगता है कि नश्वर दुनिया के साधकों के पास उन पर कोई लाभ नहीं है। मेंग याओ ने ये सुना और भारी चेहरे के साथ सिर हिलाया। अब हमें क्या करना चाहिए? हुआन फेंग ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे लगता है वह मानव जैसा निडर जानवर ऊपर होना चाहिए। बाद में हम अंदर के लोगों के लिए सबसे तीव्र क्षण तक शातिर जानवर से लड़ने का इंतजार करेंगे। हम फिर से दिखाई देंगे। मैं उस मानव जैसा निडर जानवर से निपटूंगा। जहाँ तक आप सभी का सवाल है, हम धीरे धीरे बाहरी परिधि से आगे बढ़ेंगे। उन शातिर जानवरों को अभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अगर हम अंदर के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। हुआन फेंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। अब दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से आमने सामने लड़ रहे थे। चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचे, ये बेकार होगा। इस समय वह केवल अंदर और बाहर के लोगों के साथ काम कर सकता था। जब तक अंदर के लोग शातिर जानवर की अधिकांश शक्ति में शामिल थे, वे फिर से हमला कर सकते थे। प्रभाव बहुत अच्छा होगा। वे शातिर जानवर निश्चित रूप से अराजक हो जाएंगे। बेशक इस सब के लिए पूर्व शर्त ये थी कि हुआन फेंग उस मानव सदृश निडर जानवर को सफलतापूर्वक पकड़ने में सक्षम हो। तुम जाकर उस मानव सदृश निडर जानवर से निपटोगी। तुम्हें सावधान रहना होगा, वह दुष्ट जानवर बहुत शक्तिशाली है। मेंग याओ ने चिंतित होकर कहा। हुआन फेंग अकेले ही मानव सदृश निडर जानवर का सामना कर रहा था। वह अभी भी बहुत चिंतित थी। आखिरकार हुआन फेंग ने पहले भी दुष्ट जानवर से लड़ाई की थी। उसके पास उस पर कोई बढ़त नहीं थी। 1875 से अराउंड मेंग याओ मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह कितनी ताकतवर है। अगर वह वाकई हुआन फेंग के साथ ह्यूमनॉइड बेसिक बीस्ट पर हमला करने गई तो हुआन फेंग के पास यह मदद नहीं बल्कि एक उपद्रव था। उसकी ताकत शातिर जानवर से बहुत कमजोर थी। उस समय वह केवल एक बोझ बन जाएगी। हुआन फेंग मुस्कुराया और कहा, हम अभी भी ऊपर की स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं। शायद उस मानव आकार वाले क्रूर जानवर को पहले से ही स्वर्गीय गहन संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा मार दिया गया है। मेंग याओ ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने सोचा कि यह संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि वह हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के सभी ट्रम्प कार्ड नहीं जानती थी, लेकिन उस ह्यूमनॉइड बेसिक बीस्ट को मारना बहुत मुश्किल था। आखिरकार मेंग याओ ने उस क्रूर जानवर की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण व्यक्ति कर सके। ये वो गुरु था जिससे वह सबसे अधिक परिचित थी। ग्रैंडमैन जिंगवेन और मेंग याओ को लगा कि उनमें से कोई भी उस क्रूर जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब मेंग याओ ने देखा कि हुआन फेंग इतने लंबे समय तक उस क्रूर जानवर के साथ उलझा रह सकता है, तो उसे दृढ़ता से विश्वास हो गया कि हुआन फेंग की ताकत उसके मालिक से भी अधिक थी। हालांकि मेंग याओ को लगा कि उस समय ही कुछ अकल्पनीय था, लेकिन वास्तव में ऐसा ही था। उसके बाद हुआन फेंग ने दूसरों को अपने विचार बताए। जिन लोगों को पहले उस पर शक था, वे अब उस पर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने सुना था कि वह सबसे शक्तिशाली क्रूर जानवर से अकेले ही निपटने जा रहा था। हालांकि उन्होंने पहले कभी मानव जैसा निडर जानवर नहीं देखा था, क्योंकि 100,000 पहाड़ों में जिन्होंने पहले मानव जैसा निडर जानवर देखा था, हुआन फेंग और मेंग याओ को छोड़कर बाकी सभी पहले ही मर चुके थे। हालांकि इसे हुआन फेंग के मुंह में मौजूद खतरनाक जानवर के प्रति दूसरों के डर पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी को पता होना चाहिए कि हुआन फेंग इतने सारे खतरनाक जानवरों से घिरा हुआ था। उन सभी के चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास भरा भाव था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि उसके पास वाकई ऐसा करने की क्षमता थी। हालांकि इस समय जब हुआन फेंग निश्चित रूप से अकेले ही मानव सदृश बरसक जानवर का सामना करने जा रहा था, उसके चेहरे पर केवल एक गंभीर भाव था। इससे सभी को एहसास हुआ कि मानव सदृश बरसक जानवर निश्चित रूप से सरल नहीं था। हालांकि हुआन फेंग के अलावा किसी और में ऐसा करने की ताकत नहीं थी। अकेले शातिर जानवर का सामना करने से हुआन फेंग भी डरता था। इसलिए हर कोई केवल हुआन फेंग से सावधान रहने के लिए कह सकता था, लेकिन कोई भी युद्ध में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। योजना तय होने के बाद पहाड़ पर चढ़ते समय सभी लोग और भी ज्यादा सावधान हो गए। उन्होंने पहाड़ पर मौजूद दुष्ट जानवर से बचने के लिए जानबूझकर अपनी आभा भी छिपा ली। यह उनकी सतर्कता के साथ साथ पहाड़ पर मौजूद दुष्ट जानवर की वजह से भी था। इस समय उनका ध्यान अभी भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोगों पर था। इसलिए जब तक वे दूर से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के चौक में युद्ध का दृश्य नहीं देख सकते थे, तब तक उन्होंने दुष्ट जानवर पर ध्यान नहीं दिया था। कोई पहले ही चुपके से पहाड़ पर चढ़ गया था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय चौक पर दृश्य देखने के बाद हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। पहले जब वे एक साथ शैतानों पर हमला करने गए थे, तो उनमें से बहुत से थे। उस समय सभी को लगा कि वे बहुत बड़ी संख्या में थे। यह एक शानदार अवसर था जो इतने सालों में मिलना मुश्किल था। हालांकि स्वर्गीय गहन संप्रदाय वर्ग में स्थिति को देखने के बाद उन्हें अंततः पता चला कि उनके सामने के दृश्य की तुलना में पिछला दृश्य कुछ भी नहीं था। इस समय अनगिनत मानव साधक स्वर्गीय गहन संप्रदाय के विशाल चौक में एकत्रित थे। साथ ही 100,000 पहाड़ों में क्रूर जानवर के साथ ये कहा जा सकता है कि हर जगह लड़ाई हो रही थी। पूरा चौक आकृतियों से भरा हुआ था और लड़ाई की आवाजें बेहद तीव्र थी। चाहे वह जमीन हो या आसमान, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कोई व्यक्ति न दिख सके। नश्वर दुनिया से आए इन साधकों के बाद हुआन फेंग के पक्ष में बहुत से लोग थे। उन सभी को अपने साथी शिष्यों की आकृतियां मिली और वे सभी बहुत उत्साहित थे। आखिरकार मृत्यु से बचने के बाद उन्होंने अपने संप्रदाय को नष्ट होते देखा। हालांकि उन्होंने कोई लाश नहीं देखी। हालांकि वे अभी भी बहुत घबराए हुए थे और अब उन्होंने आखिरकार अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को देखा। इससे उन्हें थोड़ा और सुकून महसूस हुआ। हालांकि उनके साथी संप्रदाय के सदस्यों की स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। हर कोई लड़ रहा था, लड़ाई बहुत तीव्र थी और हर पल लोग गिर रहे थे।
उनमें से कुछ दर्द से चिल्ला रहे थे, जबकि अन्य हमेशा के लिए गिर रहे थे। वे फिर से उठ नहीं सकते थे। ये दृश्य देखकर सभी ने मन ही मन अपनी मुट्ठियां भींच ली और चाहा कि काश वे अभी ऊपर जाकर मदद कर पाते। हालांकि हुआनफेंग अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। वे केवल अस्थायी रूप से अपने दिलों में चिंता को दबा सकते थे। हुआनफेंग को एक अवसर खोजने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल हुआनफेंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि वह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जब मानवरूपी बरसक जानवर और हेवली प्रोफाउंड सेक के लोग लड़ने लगे तो वह चुपके से हमला कर देगा। इसका प्रभाव बहुत बेहतर होगा। इस समय कुछ छायाएं स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय से बाहर उड़ गईं। जिस क्षण ये छायाएं दिखाई दी, कुछ छायाएं दुष्ट जानवर की तरफ से भी उड़ गईं। इन छायाओं में मानव आकार का दुष्ट जानवर भी था। हुआनफेंग की आंखें चमक उठी। वह जिसके पास एक अच्छी शक्ति थी, उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मानवरूपी निडर जानवर पहले से ही हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के लोगों के साथ भयंकर युद्ध में शामिल था। हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के कुल 4 लोग थे जो एक ही समय में मानवरूपी निडर जानवर से लड़ रहे थे। हालांकि मानवरूपी निडर जानवर के पास कोई सहायक नहीं था। हालांकि यदि यह एक बनाम 4 था, तो भी मानव सदृश बेरसेक जानवर किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं था। ये दृश्य में याओ और अन्य लोगों ने भी देखा था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक बार फिर ठंडी हवा की सांस ली। स्वर्गीय गहन संप्रदाय से बाहर निकलने वालों की कीवी बेहद शक्तिशाली थी। वे अपने गुरु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि 4 लोगों द्वारा एक आदमी पर हमला करने के बाद भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मुश्किल से ही बराबरी कर पाए। इससे ये पता चलता है कि वह आदमी कितना शक्तिशाली था। जब उन्होंने हुआनफेंग की कही बात के बारे में सोचा तो सभी को समझ में आ गया। ये एक व्यक्ति वो क्रूर जानवर था जिसका हुआनफेंग और मिंग याओ ने उल्लेख किया था। इस समय सभी को आखिरकार इस मानव आकार वाले क्रूर जानवर की ताकत के बारे में प्रारंभिक समझ हो गई थी। ये निश्चित रूप से अपने स्वामी से बहुत अधिक शक्तिशाली था। मैं पहले वहां जाऊंगा। जब वहां लड़ाई शुरू होगी तो तुम अपने आदमियों को लेकर आओगे और हमला करोगे। फिर हम बाहरी परिधि से कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। हुआनफेंग ने मिंग याओ से कहा। मुझे पता है। मिंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, हुआनफेंग ने भी सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गंभीरता भी थी। ये कहा जा सकता है कि यह मानव सदृश निडर जानवर अब तक का सबसे शक्तिशाली दुश्मन था और उसे इसी गंभीरता से लेना पड़ा। हालांकि उसी समय हुआनफेंग को भी अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। इस बार वह आखिरकार अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ सकता था। इससे पहले जब से हुआनफेंग की ताकत सुपर क्लास स्तर पर पहुंच गई थी, तब से उसने लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे वह वास्तविकता में हो या अन्य स्पेस टाइम में, यह एक ही बात थी। उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने दुश्मनों को हरा सकता था। हालांकि इस बार मामला अलग था। इस बार उसे एक अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। हुआनफेंग घबराया हुआ था, लेकिन कुछ हद तक उत्साहित भी था। मिंग याओ को निर्देश देने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। हुआनफेंग सभी की चिंतित निगाहों के नीचे था। वह उड़ गया और जब वह उसके करीब पहुंचा तो आकाश में उड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा का संचार किया। हुआनफेंग का आकार बिजली के बोल्ट की तरह था। वह ह्यूमनॉइड बेरसेक बीस्ट की ओर बढ़ा। ह्यूमनॉइड बेरसेक बीस्ट वर्तमान में हेवली प्रोफाउंड सेक के 4 विशेषज्ञों के साथ एक महान लड़ाई में लगा हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों ने पहले ही बार पलटवार कर दिया था और उनमें से किसी ने भी उस समय बढ़त हासिल नहीं की थी। हालांकि इन लोगों की ताकत और तकनीकों को समझने के बाद ह्यूमनॉइड बेरसेक बीस्ट धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल करने लगा और हेवली प्रोफाउंड सेक के 4 विशेषज्ञों पर दबाव अचानक बढ़ गया। हेवली प्रोफाउंड सेक के 4 विशेषज्ञ चौंक गए। आपको पता होना चाहिए कि उन चारों की संयुक्त शक्ति काफी भयानक थी। यह इस दुनिया में किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त थी। इससे पहले वे अपनी संयुक्त शक्ति के साथ भी मानवरूपी बरसक जानवर को हराने में असमर्थ थे। वे पहले से ही बहुत हैरान थे, लेकिन इस बार थोड़े समय के बाद मानवरूपी बरसक जानवर ने वास्तव में उनकी चालों को समझ लिया था और उन्हें दबाने में सक्षम था। इससे उन चारों को बहुत धक्का लगा। इस समय नश्वर दुनिया के अन्य विशेषज्ञों के अपने अपने विरोधी थे। कोई भी आकर उनकी मदद करने में सक्षम नहीं था। उन चारों को कुछ चिंता होने लगी। हालांकि चिंतित होना बेकार था। इससे उनके दिमाग में उलझन ही पैदा होगी। उनके हाथों में मौजूद तकनीकें और भी ज्यादा विकृत थीं। शुरू में वे मुश्किल से ही गतिरोध बनाए रख पाते थे, लेकिन अब वे लगातार नुकसान में थे। यद्यपि संप्रदाय नेता देहो और अन्य अपने अपने विरोधियों के साथ लड़ रहे थे, वे लगातार 4 महान बुजुर्गों के स्थान के बारे में चिंतित थे। आखिरकार उस लड़ाई का परिणाम पूरे युद्ध के मैदान के परिणाम को निर्धारित करेगा। अगर 4 बड़े बुजुर्ग जीत गए तो दुष्ट जानवर सबसे बड़े खतरे को हल करने में सक्षम हो जाएगा। दुष्ट जानवर की ताकत बहुत कम हो जाएगी और उसका मनोबल भी गिर जाएगा। वे फिर से हमला करने के लिए हाथ मिलाएंगे और उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। अगर 4 बड़े बुजुर्ग जीत गए तो दुष्ट जानवर सबसे बड़े खतरे को हल करने में सक्षम हो जाएगा। दुष्ट जानवर की ताकत बहुत कम हो जाएगी और उसका मनोबल भी गिर जाएगा। वे फिर से हमला करने के लिए हाथ मिलाएंगे और उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। एक बार जब 4 महान बुजुर्ग हार गए तो ये पूरे मानव शिविर के लिए एक बड़ी जीत होगी। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उनकी टीम अपने 4 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को खो देगी। उनका मनोबल बहुत गिर जाएगा और दुष्ट जानवर की तरफ से कोई भी मानवरूपी बेरसेक जानवर को रोकने में सक्षम नहीं होगा। यदि वे अपनी ताकत का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो दुखद परिणाम पहले से ही देखे जा सकते हैं। इसलिए भले ही वे सीधे वहां लड़ाई में भाग नहीं लेते थे, फिर भी वे हमेशा उस जगह पर ध्यान देते रहे थे। इस वजह से जब चारों बुजुर्ग नुकसान में थे तो उन्होंने पहले ही पल में ध्यान दे लिया था। चिंतित होने के साथ साथ वे वहां जाकर मदद भी करना चाहते थे। हालांकि उनके विरोधी सभी शक्तिशाली क्रूर जानवर थे। थोड़े समय में अपने विरोधियों से मुक्त होना स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल था और उन क्रूर जानवरों को पता था कि वे क्या सोच रहे थे, क्योंकि वे खुद को और भी अधिक कसकर उलझाते रहे। वे बस उन्हें छोड़ना चाहते थे। सब खत्म हो गया। बहुत से लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि इस समय चारों बुजुर्ग मुश्किल में थे और उनमें से एक घायल भी हो गया था। वह मुश्किल से ही अपनी जान बचा पा रहा था, लेकिन स्थिति और भी स्पष्ट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग सचमुच हमारी मानव जाति को नष्ट कर देगा?
बहुत से लोगों ने निराशावादी ढंग से सोचा। जहाँ तक उस नायक की बात है जिसका जिक्र बुजुर्गों ने मानवता को बचाने के लिए किया था, उन्हें उसकी जरा सी भी छाया नजर नहीं आई। इस समय किसी ने अचानक एक आकृति को तेजी से शातिर जानवर की ओर भागते हुए देखा। वह आकृति बिजली की तरह तेज थी और एक पल में वह पहले से ही मानव सदृश निडर जानवर के पास पहुंच चुकी थी। 1876 बॉडी मानव सदृश निडर जानवर की ओर भागने वाला स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग था। हुआन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के लोग इतनी जल्दी हार के संकेत देंगे। इससे उसे दबाव महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसके पास अपनी गति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानव सदृश निडर जानवर को कुछ आभास हो गया है। वह पलटा और पीछे देखने लगा। इस समय हुआन फेंग पहले ही उसके सामने दौड़कर आ चुका था। बूम! एक आदमी और एक जानवर के 4 हाथ आपस में टकराए, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसी समय एक भयानक शॉकवेव बाहर की ओर उठी। आह! नश्वर दुनिया के वे शिष्य जो दुष्ट जानवर और हुआन फेंग के करीब थे, साथ ही दुष्ट जानवर भी। वे मूल रूप से लड़ रहे थे, लेकिन अंत में वे इस भयानक ऊर्जा से प्रभावित हुए। तुरंत हुआन फेंग और मानवरों की बरसक जानवर को केंद्र में रखकर इस क्षेत्र में एक शून्य पैदा हो गया। चाहे वो नश्वर दुनिया के शिष्य हों या 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर, वे सभी इस ऊर्जा द्वारा उड़कर चले गए। उनमें से कुछ इस ऊर्जा से घायल हो गए। जहाँ तक हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के 4 महान बुजुर्गों की बात है जो इस समय ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट को घेर रहे थे, वे सभी ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट के आसपास से चले गए थे। हालांकि वे आम शिष्यों की तरह दुखी नहीं थे। हालांकि उनमें से हर एक अपना संतुलन खो रहा था। उनके लिए एक बार फिर से अपने शरीर को स्थिर करना आसान नहीं था। हुआन फेंग और ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट के बीच हथेली से वार करने के बाद आदमी और जानवर के बीच लड़ाई बंद नहीं हुई। आदमी और जानवर ने लगातार वार किए, लगातार एक दूसरे पर हमला किया। हमले के बाद का नजारा इतना जोरदार था कि कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता था। इसने एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र बना दिया। जहाँ तक नश्वर संसार और 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर के शिष्यों का सवाल है, वे जानते थे कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर वे लड़ते भी हैं तो वे जानबूझकर उस जगह से दूर रहेंगे जहाँ वे हैं। वह व्यक्ति कौन है? हुआन फेंग के क्रूर जानवर युद्ध चक्र के बाहरी क्षेत्र में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 4 महान बुजुर्गों ने युद्ध के मैदान में हुआन फेंग को एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए अपने सच्चे क्यूई को पुनः प्राप्त करने का अवसर लिया। मैं उसे नहीं जानता, क्या वो किसी संप्रदाय का उभरता सितारा हो सकता है? एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। वे चारों पहले से ही थोड़े घायल थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि स्थिति गंभीर थी कि उनके पास मानवरों की बेरसिक जानवर से लड़ने के लिए फिर से बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हालांकि वे केवल थोड़े समय के लिए लड़ रहे थे, फिर भी इसने उनके शरीर को असहज कर दिया। ये भी एक कारण था कि वे इतनी जल्दी हार गए। बाकी 2 बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। वे पहले से ही सैकड़ों साल के थे। ये कहा जा सकता है कि वे इस ग्रह पर सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से एक थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास समृद्ध अनुभव था और वे बहुत से लोगों को जानते थे। हालांकि इन वर्षों में, विशेष रूप से पिछले 100 वर्षों में, वे शायद ही कभी टहलने के लिए बाहर आए थे। वे सभी संप्रदाय में एकांत में थे, इसलिए उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर इस बार स्थिति बहुत गंभीर नहीं होती तो वे बाहर नहीं निकलते। इसलिए जब उन्होंने हुआन फेंग का परिचित चेहरा देखा तो उन्हें संदेह होने लगा कि कहीं हुआन फेंग किसी संप्रदाय का उभरता सितारा तो नहीं है। इसलिए वे उसे नहीं जानते थे। हालांकि जो बात चारों बुजुर्गों को नहीं पता थी वो ये थी कि जब उन्होंने हुआन फेंग को देखा तो सिर्फ वही हैरान और हैरान नहीं थे। जब तक बाकी लोग यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, वे सभी हुआन फेंग के प्रदर्शन से हैरान थे, उसकी पहचान के बारे में सोच रहे थे। दरअसल यह मानव जैसा निडर जानवर सभी दुष्ट जानवरों में सबसे शक्तिशाली था। इसलिए कई लोगों ने इस पर ध्यान दिया। इस वजह से जिस समय हुआन फेंग दिखाई दिया, उन लोगों ने उसे नोटिस किया। संप्रदाय के नेता और विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों सहित वे हुआन फेंग की पहचान के बारे में सोच रहे थे। साथ ही वे सोच रहे थे कि वह किस संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि चाहे वे कितने भी हैरान क्यों न हो, एक बात तो उन्हें पक्की थी, वही कि हर कोई मन ही मन खुश था। हुआन फेंग की पहचान चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से क्यों न आया हो, एक बात तो पक्की थी, और वही कि वह मानव शिविर से था। वह उनके पक्ष में था। मूल रूप से उनका पक्ष एक अनिश्चित स्थिति में था। हुआन फेंग के अचानक प्रकट होने से स्थिति बदल गई थी। इससे सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि हुआन फेंग कितना युवा था और उसकी लड़ाकू शक्ति कितनी शक्तिशाली थी, तो वे एक बार फिर चौंक गए। इस समय हुआन फेंग के मन में दूसरों के विचारों पर विचार करने का जरा भी इरादा नहीं था। इस समय वह पूरी तरह से ह्यूमनॉइड बेरसिक बीस्ट से लड़ने पर केंद्रित था। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली दुश्मन था जिसका उसने सामना किया था। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। एक के बाद एक मुक्का मारते हुए हुआन फेंग ने एक अभूतपूर्व आभा बिखेरी। उसी समय वह मानवरूपी बेरसिक जानवर के शक्तिशाली हमले को भी महसूस कर सकता था। अचानक मानव सदृश निडर जानवर ने हिलना बंद कर दिया। वह हवा में खड़ा हो गया और हुआन फेंग को भयंकर नजर से देखने लगा। जाहिर है उसने पहले ही हुआन फेंग की पहचान ली थी। ये वही आदमी था जिसने 100,000 पहाड़ों में इसके साथ लड़ाई की थी। वह उसके हाथों से भागने वाला पहला व्यक्ति था। हुआन फेंग ने भी उस आदमी की तरफ देखा। वह आदमी रुक गया था। वह निश्चित रूप से उसके साथ शांति वार्ता नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहा था। उसके बाद हुआन फेंग ने देखा कि मानव सदृश बेरसिक जानवर के कपड़े फट गए। उसके बाद उसका शरीर अचानक बदल गया। वह लंबा और लंबा होता गया और उसका पूरा शरीर काला हो गया। प्रकाश की एक किरण के बाद मानव सदृश बेरसिक जानवर गायब हो गया था। उस स्थान पर जो दिखाई दिया वह काला फ्लड ड्रैगन था और फ्लड ड्रैगन के सिर पर 2 हन थे। फ्लड ड्रैगन, यह अभी भी एक फ्लड ड्रैगन है जो विकसित हो रहा है। फ्लड ड्रैगन को देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए। किसी को ये जानना था कि एक बार जब फ्लड ड्रैगन में बदल जाता है तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाती है, और अब ये फ्लड ड्रैगन उन दोनों के बीच था। जब तक उसके पास कुछ और समय है, वह अपना परिवर्तन पूरा करने में सक्षम होगा। ड्रैगन्स के लिए, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्पेस टाइम में, यह एक पौराणिक अस्तित्व था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बेशक स्पेस और टाइम में ड्रैगन्स को दोस्ताना प्राणी नहीं माना जाता था,
वे एक प्रकार के क्रूर जानवर थे जिन्हें धीरे धीरे सांपों द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि खेती की प्रक्रिया बेहद कठिन थी। इसके अलावा इसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता थी, कई सौ साल, यहाँ तक कि हजारों साल की खेती ही की जा सकती है। यही वजह है कि ड्रैगन्स हमेशा से किंवदंतियां रहे हैं। वास्तव में उन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। वैसे तो प्राचीन किताबों में ड्रैगन का बहुत वर्णन है, साथ ही उनकी ताकत का भी विस्तृत वर्णन है। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में कुछ लोगों ने ड्रैगन देखे भी थे और उनसे लड़ाई भी की थी। एक बार जब कोई ड्रैगन के रूप में साधना कर लेता है तो दुष्ट जानवर का हमला और बचाव, विभिन्न प्राचीन पुस्तकों में इसे भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये सभी को ये भी याद दिलाता है कि अगर उन्होंने बार ड्रैगन या बार ड्रैगन को देखा, अगर कोई मौका था तो उन्हें इसे मारना होगा। वे इसे साधना जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उनके सामने मौजूद दुष्ट जानवर इस समय बाढ़ के ड्रैगन की अवस्था में था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस समय 100,000 पहाड़ों में खेती कर रहा था। हालांकि नश्वर दुनिया के लोग और शैतान 100,000 पहाड़ों में लड़ाई ने उसे क्रोधित कर दिया था, इसलिए वह पहाड़ से बाहर आया था। बाढ़ का ड्रैगन पहले से ही बहुत क्रूर था। कोई कल्पना कर सकता है कि जब वह ड्रैगन के अंतिम रूप में पहुंचेगा तो वह कितना भयानक होगा। हालांकि हुआन फैंग को फ्लड ड्रैगन या ड्रैगन की किंवदंती के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत गंभीर थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि फ्लड ड्रैगन पहले की तुलना में एक अलग आकार में था। ये और भी भयानक था। दुष्ट जानवर मूल रूप से एक जानवर था और इसका सबसे शक्तिशाली रूप भी अपने मूल रूप में था। इससे पहले जब बार ड्रैगन अपने मानव रूप में बदल गया तो उसकी आभा सबसे मजबूत अवस्था में नहीं थी और उसकी ताकत प्रभावित हुई थी। लेकिन अब अंततः उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था और उसकी ताकत भी एक स्तर तक बढ़ गई थी। हुआन फैंग अपनी ताकत में बदलाव महसूस कर सकता था और दूसरे लोग भी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकते थे। अचानक उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था कि फ्लड ड्रैगन ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया है। उसने अचानक अपना मुंह खोला और हुआन फैंग की ओर एक लाल रंग की गेंद थूकी। हवा बहुत तेज गति से हुआन फैंग की ओर बह रही थी। गेंद का तापमान बहुत ज्यादा था, इससे आसपास की हवा विकृत हो गई। जब हुआन फैंग ने ये देखा तो वह अचानक एक तरफ खिसक गया। इस समय बार ड्रैगन की पूंछ पहले से ही उसकी ओर बढ़ रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये हवा को चीर रही हो। हुआन फैंग थोड़ा नीचे झुका और मुश्किल से उसे चकमा दिया। इस समय एक और आग का गोला उसकी ओर बढ़ा। हुआन फैंग बस चकमा देता रहा। हालांकि अगर हुआन फैंग फ्लड ड्रैगन के हमले से बच सकता है तो बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। हालांकि आग का गोला हुआन फैंग पर लक्षित था, लेकिन हुआन फैंग ने इसे चकमा देने के बाद उड़ना जारी रखा। वह उस जगह की ओर तेजी से बढ़ा जहाँ इंसान और दुष्ट जानवर इकट्ठे हुए थे। उन लोगों और शातिर जानवर के पास हुआन फैंग की प्रतिक्रिया की गति नहीं थी। एक पल में उनमें से कई और शातिर जानवर हमले की चपेट में आ गए। इसके ऊपर उच्च तापमान के कारण लोग और शातिर जानवर जो आग के गोले के संपर्क में आए और भी अधिक गर्म हो गए। कुछ सेकंड के बाद वे राख में बदल गए और हवा में गायब हो गए। एक भी लाश पीछे नहीं बची। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग उग्र रूप से पीछे हट गए। हुआन फैंग और शातिर जानवर के आसपास पहले एक खाली क्षेत्र था और अब शातिर जानवर की क्रूरता के कारण खाली क्षेत्र और भी बड़ा हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह हुआन फैंग और शातिर जानवर के पास जाए। उन्हें बहुत डर था कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे सचमुच गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि 4 बड़े बुजुर्गों के पास भी इस समय पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी ताकत के बावजूद वे शातिर जानवर के हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस वजह से हुआन फैंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उस दुष्ट जानवर का सामना कर रहा था। हालांकि समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि हुआन फैंग उससे निपटने वाला था। ये पहले जितना आसान नहीं था। वह हर बार केवल चकमा देने में कामयाब रहा। उसके पास वापस लड़ने का मौका भी नहीं था और अगर वह टालमटोल करता रहा तो कुछ न कुछ अवश्य होगा। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद हुआन फैंग को शातिर जानवर ने घेर लिया। आखिरकार हवा में उसकी चपलता की तुलना जमीन पर होने पर नहीं की जा सकती थी। वह माइक्रोस्टेप का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। इस वजह से लचीलेपन के मामले में स्वाभाविक रूप से उसमें कमी थी। हमले की चपेट में आने के बाद हुआन फैंग का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। उसे खून भी निकला। 1877। सावधान रहे। हुआन फैंग को बहते हुए देखकर इस जगह पर ध्यान देने वाले कई लोग रोने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि सभी को अभी भी नहीं पता था कि हुआन फैंग कौन था, लेकिन इससे सभी की उसके प्रति चिंता कम नहीं हुई। आखिरकार ये स्पष्ट था कि हुआन फैंग उनके पक्ष में था और ऐसा भी लग रहा था कि वह उनके पक्ष में सबसे मजबूत ताकत वाला व्यक्ति था। वह अकेले ही 4 महान बुजुर्गों के बराबर था और शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। और यही कारण था कि जिन लोगों ने इस स्थान पर ध्यान दिया था वे ये जानकर हैरान रह गए कि मानव रूप धारण करने वाले इस क्रूर जानवर को हराने की उम्मीद हुआन फैंग के पास थी और हुआन फैंग को दुष्ट जानवर द्वारा उड़ाए जाने पर स्वाभाविक रूप से चिंता होगी। और इस समय मेंग याओ, जो अपने लोगों को लेकर आ रहा था, ने हुआन फैंग को उड़ते हुए देखा। उसका दिल कांप उठा और उसकी आंखों में चिंता के भाव प्रकट हुए। मेंग याओ की नजर में हुआन फैंग की अथाह ताकत उन सभी से अधिक थी जिन्हें उसने कभी देखा था। हालांकि वह क्रूर जानवर जो मानव में बदल सकता था वह बहुत शक्तिशाली था। इस तरह का क्रूर जानवर जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था और उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसकी शक्ति बहुत मजबूत थी और इस वजह से भले ही हुआन फैंग को लगा कि वह बेहद शक्तिशाली है, मेंग याओ अभी भी उसके लिए चिंतित थी। लेकिन अब जब उसने देखा कि हुआन फैंग को सचमुच दुष्ट जानवर ने उड़ा दिया था तो वह अपने दिल में और भी अधिक चिंतित हो गई। हालांकि चाहे वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, मेंग याओ किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर पाएगी। उसकी ताकत का तो जिक्र ही न करें, वह हुआन फैंग की तुलना में बहुत कमजोर थी। ये सोचते हुए मेंग याओ और भी तेजी से और ज्यादा बेरहमी से अपने सामने मौजूद क्रूर जानवर की ओर बढ़ा। बेशक क्रूर जानवर से लड़ते हुए मेंग याओ ने हुआन फैंग की स्थिति पर भी नजर रखी। इससे मेंग याओ समेत कई लोगों ने राहत की सांस ली। यह युवक जो कहीं से भी प्रकट हुआ था पहले से ही कई लोगों की उम्मीदों और आशाओं को लेकर आया था और कई लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। हुआन फैंग को इस बारे में पता नहीं था और अगर पता भी होता तो भी इसका वर्तमान पर कोई खास असर नहीं पड़ता।
वर्तमान का पूरा ध्यान दुष्ट जानवर पर था। जिस क्षण वह बाढ़ के ड्रैगन के व्यापक हमले से मारा गया, हुआन फेंग ने पहले से ही अपने शरीर में सभी आंतरिक ऊर्जा को उस क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रसारित कर दिया था जहां वह घायल था। और इस वजह से हालांकि वह उड़ गया था और एक दयनीय स्थिति में लग रहा था और यहाँ तक कि खून भी थूका था, लेकिन वास्तव में उसकी चोटें बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी और उसकी हरकतों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। हालांकि भले ही वो गंभीर रूप से घायल न हुआ हो, हुआन फेंग अभी भी अपने सामने मौजूद फ्लड ड्रैगन के प्रति अधिक सतर्क था। इस फ्लड ड्रैगन की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब फ्लड ड्रैगन ने हुआन फेंग को कुचल दिया तो उसका रुकने का इरादा नहीं था। इससे पहले उसने हुआन फेंग को 100,000 पहाड़ों के भीतर भागने दिया, जिससे फ्लड ड्रैगन बेहद क्रोधित हो गया। अंत में वे उसे खोजने में सक्षम नहीं थे और अब जब हुआन फेंग ने प्रकट होने की पहल की थी तो फ्लड ड्रैगन स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। अपनी ओर तेजी से बढ़ते ड्रैगन को देखकर हुआन फेंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह हवा में खड़ा हो गया, उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसने ड्रैगन को गहरी निगाह से देखा। जब हर कोई सोच रहा था कि हुआन फेंग क्या करना चाहता है, हुआन फेंग अचानक आगे बढ़ गया। हुआन फेंग के हाथ उसके सामने एक गहन मुद्रा में हिल रहे थे और हर बार जब उसके हाथ हिलते तो ऊर्जा में उतार चढ़ाव की लहर पैदा होती। तभी किसी ने बहुत जल्दी देखा कि हुआन फेंग के पीछे एक सुनहरी परछाई दिखाई दी। ये परछाई शुरू में अधूरी थी, लेकिन थोड़ी धुंधली भी थी, लेकिन हुआन फेंग के लगातार फिसलने के बाद सुनहरी परछाई और भी स्पष्ट होती गई और पूरा शरीर भी धीरे धीरे पूरा होता गया, मानो वो कोई ठोस इकाई हो। ड्रैगन हुआन फेंग द्वारा बनाई गई सुनहरी आकृति एक सुनहरे ड्रैगन की छवि थी। सूरज की रोशनी में वह सुनहरी दाढ़ी और तराजू वास्तव में चमक रहे थे, जैसे कि वहाँ वास्तव में एक ड्रैगन था। पौराणिक 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन, झांगलोंग ने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर ऐसा था तो दुष्ट जानवर और बाढ़ ड्रैगन केवल उन्हें सावधान और भयभीत कर सकते थे, लेकिन पौराणिक 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी वे पूजा करते थे और पूजा करते थे। ये पहले से ही दुष्ट जानवर के दायरे से बाहर था और एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसे उन्हें इस दुनिया में नहीं देखना चाहिए था। जैसे जैसे 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे जमता गया, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के साथ साथ शातिर जानवरों ने भी दबाव महसूस किया। हालांकि सभी जानते थे कि 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन सिर्फ हुआन फेंग से निकला था और असली नहीं था, लेकिन वह भयानक दबाव वास्तव में मौजूद था। कुछ कमजोर व्यक्तियों को पहले से ही लगा कि वे इस दबाव में बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते और एक एक करके जमीन पर गिर गए। कुछ खतरनाक जानवरों ने तो पहले से ही अपने भयानक रूप को बदल दिया और वे जमीन पर कांपते हुए लेट गए, आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अचानक हुआन फेंग द्वारा बनाए गए 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और दहाड़ने लगा। आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। आकाश में हवा चलने लगी और बादलों में बिजली चमकने लगी, मानो पूरा संसार ड्रैगन की दहाड़ से भर गया हो, जिससे नीचे मौजूद हर व्यक्ति को घुटने टेककर उसकी पूजा करने की इच्छा हुई। ब्लैक फ्लड ड्रैगन को भी बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। जिस युवक को वह मारना चाहता था उसके पास वास्तव में ऐसी चाल थी, और इसके अलावा 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन द्वारा डाला गया दबाव उसके खुद के दबाव से भी ज्यादा था। इस समय 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन का शरीर साफ और बड़ा हो गया और उसके दबाव में हुआन फेंग और बाढ़ ड्रैगन के अलावा कोई भी हवा में खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि विभिन्न बड़े संप्रदायों के संप्रदाय नेता और साथ ही उच्च शक्ति वाले बुजुर्ग भी हवा में खड़े होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे और केवल जमीन पर लौट सकते थे। चाहे वह मानव पक्ष हो या क्रूर जानवर पक्ष, उन दो भयानक उपस्थितियों के दबाव में उनके विचार भी बहुत शांत हो गए। तब सभी ने अपने सिर उठाए, एक ड्रैगन और एक बाढ़ ड्रैगन को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखा, और हुआन फेंग जो हवा में खड़े होने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था, ने स्वाभाविक रूप से और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। वह कौन है? किसी ने दोबारा पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि वह इस प्रश्न के बारे में पहले भी कई बार सोच चुका था। मैं उसे नहीं जानता। मैंने कभी नहीं सुना कि वह संप्रदाय इतनी युवा प्रतिभा को भेज रहा है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से बहुत अनुभव और ज्ञान था, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से जानकार थे। हालांकि फिर भी उन्होंने पहले कभी हुआन फेंग के बारे में नहीं सुना था। मैंने पहले कभी हुआन फेंग के बारे में नहीं सुना था। बगल में ग्रैंड नन जिंगवेन खड़ी थी। वह भी हुआन फेंग को देख रही थी, जो आकाश में था संदेह से, और वह उसकी पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी। मास्टर, उसका नाम हुआन फेंग है। इस समय मेंग याओ, जो अज्ञात समय पर दौड़कर आया था, बोला, और मेंग याओ के शब्दों ने तुरंत आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। याओ इर, तुम बाहर आ गई। क्या तुम ठीक हो? ये देखकर कि उसका अपना शिष्य उसके बगल में प्रकट हुआ था, ग्रैंड नन जिंगवेन ने खुशी से कहा। मास्टर, मैं ठीक हूँ, मेंग याओ ने कहा। 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन और काले बाढ़ ड्रैगन के दबाव में पहले के सभी शातिर जानवर रुक गए और मेंग याओ ने अपने मालिक की तरफ दौड़ने का अवसर लिया। जूनियर प्रशिक्षु भतीजे याओ, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? देहो ने हुआन फेंग की ओर इशारा किया जो हवा में था, और उसके आसपास के सभी लोग, जिनमें सैकड़ों वर्षों से रह रहे बुजुर्ग भी शामिल थे, मेंग याओ की ओर देखने लगे। जाहिर है वे भी हुआन फेंग में बहुत रुचि रखते थे। बस इतना ही था कि हुआन फेंग को पहले कोई नहीं जानता था और उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ से आया है। अब जब उन्होंने मेंग यापर के शब्द सुने तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित थे। हाँ, मैं समझती हूँ। मेंग याओ ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं 100,000 पहाड़ों से बाहर आने में सक्षम थी। इसका श्रेय हुआन फेंग को जाता है। उन्होंने ही मुझे और साथ ही बाहर अन्य संप्रदायों के शिष्यों को बचाया था। उसका नाम हुआन फेंग है। वह कौन सा संप्रदाय था? उसका गुरु कौन था? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? अधीर बुजुर्ग ने लगातार कुछ सवाल पूछे। मैं वास्तव में उसे नहीं समझती और हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। मुझे केवल इतना पता है कि उसका नाम हुआन फेंग है और हम 100,000 पर्वत नामक स्थान पर मिले थे। हालांकि वह बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं समझता है और उसने मुझसे बाहरी दुनिया के बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं। मेंग याओ ने कहा, तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना, देहो ने कहा, और फिर भावुक होकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि किस गुरु ने ऐसे शिष्य को इतनी कम उम्र में ऐसी भयानक ताकत सिखाई होगी। देहो और उसके बगल में बैठे बुजुर्ग पहले से ही काफी बूढ़े थे। हालांकि वे अपना रूप बदल सकते थे और युवा लोगों की तरह दिख सकते थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो वे अभी भी अपने और असली युवा लोगों के बीच अंतर देख सकते थे।
और हुआन फैंग की उपस्थिति से ये स्पष्ट था कि वो बहुत युवा था और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मानव में परिवर्तित हो गया था। यही कारण था कि संप्रदाय का नेता इतनी भावनात्मक रूप से आहें भर रहा था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने पढ़ाया, वो स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में है। हमारे लिए यही काफी है। ब्रैंडन जिंगविन ने कहा, उसे हुआन फैंग के बारे में अच्छी धारणा थी, न केवल इसलिए कि हुआन फैंग कहीं से प्रकट हुए थे और उनकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी कि हुआन फैंग ने उन्हें उनके सबसे प्रिय शिष्य को बचाया था और इसलिए ब्रैंडन जिंगविन को स्वाभाविक रूप से उनके बारे में अच्छी धारणा होगी। अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इस समय एक कबीले का बुजुर्ग अचानक बोल उठा, हुआन फैंग नामक ये युवक, क्या वह वही है जिसने मानवता को बचाया था जब हम मुश्किल परिस्थिति में थे? उसकी बातें सुनकर बाकी लोगों की आंखें चमक उठी। वाकई अगर हुआन फैंग समय रहते नहीं आया होता तो उनकी मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक होती। पहले से ही कोई ऐसा नहीं था जो उस फ्लड ड्रैगन का मुकाबला कर सके और हुआन फैंग के आने से पूरी स्थिति बदल गई थी। 1878 अर्धमर क्षेत्र, चाहे वह हो या न हो, उसने हमारी बहुत मदद की है। अगर वह न होता तो मुझे डर है कि हम अभी यहाँ खड़े नहीं होते। ब्रैंडन जिंगविन ने कहा, दुर्भाग्य से हम केवल नीचे से देख सकते हैं, हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते। दरअसल अब वे नीचे से ही देख सकते थे, युद्ध के विजेता के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जहाँ तक दूसरे दुष्ट जानवर की बात है, इस समय उनका कोई इरादा नहीं था कि वे आगे बढ़ें। युद्ध के मैदान में मौजूद मनुष्य और जानवर ही युद्ध के निर्णायक कारक थे। हुआन फैंग जीत गया था, नीचे मौजूद दुष्ट जानवर को करारी हार का सामना करना पड़ा। उस समय दुष्ट जानवर से निपटने में उन्हें बहुत देर नहीं लगेगी। अगर हुआन फैंग हार गए तो चाहे वे कितने भी क्रूर जानवर क्यों न मार दे, ये बेकार होगा। उस समय एक बार जब बार ड्रैगन दिखाई दिया तो वे अभी भी हार गए और मर गए। इसलिए चाहे उन्होंने उन क्रूर जानवरों को मारा हो या नहीं, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उन दुष्ट जानवरों का भी लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वे भी आसमान में होने वाली लड़ाई के बारे में चिंतित थे, मानो वे भी इंसानों जैसा ही सोच रहे हों। हुआन फैंग को दूसरों के विचारों की परवाह करने का मूड नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ना जारी रखा। उसके पीछे 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन भी अधिक से अधिक वास्तविक होता जा रहा था। उसकी रोशनी जैसी आंखें, वह अपने सामने काले बार वाले ड्रैगन को घूरता था और समय समय पर दहाड़ता था। इससे आसपास की हवा और बादल बदल जाते थे। अचानक हुआन फैंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली और पवित्र आभा थी। इस समय हुआन फैंग के पीछे 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन पहले से ही पूरी तरह से संघनित हो चुका था। यह असली ड्रैगन से अलग नहीं था। आभा के संदर्भ में 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन काले फ्लड ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन का दर्जा काले फ्लड ड्रैगन से अधिक था। फ्लड ड्रैगन का तो कहना ही क्या, अगर वह असली काला ड्रैगन भी होता तो भी वह 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन से कमतर होता। दहाड़, 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और एक लंबी चीख निकाली। दहाड़, विशाल काला ड्रैगन पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। 2 ड्रैगन की दहाड़ें आसमान में गूंज उठी। आसमान में भंवर जैसे बादल दिखाई दिए। वे बहते पानी की तरह बह रहे थे। गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज और भी तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे स्वर्ग और धरती की ताकत इन 2 ड्रैगन की दहाड़ से आ गई हो। और 2 विशाल ड्रैगन सिर्फ मौके पर ही दहाड़ते नहीं रहे। 2 ड्रैगन की दहाड़ने के बाद दोनों ड्रैगन एक दूसरे पर एक के बाद एक हमला करते रहे। 2 ड्रैगन की परछाइयां बारी बारी से आती रहीं। सुनहरे 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन ने काले ड्रैगन के शरीर को काट लिया। काला ड्रैगन पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने भी सुनहरे ड्रैगन के शरीर को काट लिया। उनकी दोनों पूंछें पागलों की तरह हिलना बंद नहीं कर रही थी। हवा में चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि चाबुक मारा जा रहा हो। आवाज हवा में फूटती रही। हुआन फैंग की नजरें उस जगह पर टिकी हुई थी। वह अभी भी वहीं स्थिर खड़ा था और वहां से नहीं हटा। उसका आगे बढ़कर मदद करने का इरादा भी नहीं था। दरअसल इस समय ये 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन मानो उसका अवतार था, अपनी सारी ताकत जुटा रहा था। अगर 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन विशालकाय काले ड्रैगन को नहीं हरा सकता, भले ही हुआन फैंग उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला क्यों न करे। हांगलॉन्ग, पूरे आकाश में केवल हुआन फैंग ही हवा में खड़ा था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह वास्तव में महान प्रतिभा वाला एक युवा है। वास्तव में इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी ताकत है। अधिक समय के साथ वह निश्चित रूप से पूरे नश्वर संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। एक बुजुर्ग ने आकाश में हुआन फैंग को एक संतुष्ट भाव से देखा। अपनी वर्तमान शक्ति और क्षेत्र में भले ही संप्रदाय की अवधारणा अभी भी थी, हालांकि ये बहुत कमजोर हो गई थी। वे पूरी नश्वर दुनिया के बारे में सोच रहे थे और ऐसे उत्कृष्ट युवा अभिजात वर्ग को देखकर वे और भी अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे थे। संप्रदाय के नेता देहो सहित अन्य संप्रदायों के संप्रदाय नेता, हालांकि उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें यकीन था कि जब तक हुआन फैंग इस विशालकाय काले ड्रैगन को हरा देगा, नश्वर दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उस समय हुआन फैंग नश्वर दुनिया के सभी लोगों का नायक होगा। मेंग याओ ने जो कहा उसके अनुसार हुआन फैंग एक दुष्ट साधक लग रहा था। दूसरे शब्दों में उसका कोई संप्रदाय नहीं था। अगर ऐसा होता तो सभी को मौका मिलता। एक बार हुआन फैंग उनके संप्रदाय में शामिल हो जाता तो वे उसे भर्ती कर लेते। इससे उनकी संप्रदाय की ताकत और प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होती। ऐसा अवसर कौन छोड़ना चाहेगा। भले ही वे जानते थे कि यह अवसर बहुत बड़ा नहीं था और बहुत से लोग हुआन फैंग पर लालच भरी नजर से देख रहे थे, फिर भी वे अपने दिल में प्रलोभन महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। इसकी तुलना में मेंग याओ और ब्रैंडन जिंगवेन ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। स्टिल वाटर हाउस महिलाओं से भरा हुआ था। जाहिर है उनके लिए हुआन फैंग को भर्ती करना असंभव था। दूसरी ओर हुआन फैंग के प्रति मेंग याओ की भावनाएं और भी शुद्ध थी। वह केवल हुआन फैंग की ताकत और चरित्र की प्रशंसा करती थी। हुआन फैंग ने उसे अतीत में कई बार बचाया था। इसके अलावा उसने उसे सभी प्रकार की चीजें दिखाई थी। इसलिए मेंग याओ के दिल में हुआन फैंग एक मूर्ति की तरह था। हुआन फैंग को नहीं पता था कि नीचे के लोग क्या सोच रहे थे। उसका सारा ध्यान सुनहरे विशालकाय ड्रैगन पर केंद्रित था। इस विशालकाय ड्रैगन द्वारा प्रदर्शित ताकत पहले ही हुआन फैंग की पिछली ताकत से आगे निकल चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआन फैंग ने घायल होने पर चुपके से पवित्र बैंगनी फल खा लिया था। ये चीज हुआन फैंग के शरीर पर लंबे समय से थी, लेकिन उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था।
पहले उसकी सुपर ताकत पर्याप्त से अधिक थी। वास्तविक दुनिया में बहुत कम प्रतिद्वंद्वी थे जो उससे लड़ सकते थे, इसलिए यह बहुत खतरनाक नहीं था। अन्य अंतरिक्ष समय में हुआन फैंग कभी कभी शक्तिशाली विरोधियों का सामना करता था। हालांकि उसकी सुपर ताकत भी इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वह उन्हें तुरंत मार न सके, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं होगा। हालांकि इस बार जिस ह्यूमनॉइड बेर से बीस्ट का सामना हुआ, उसने हुआन फैंग को दबाव महसूस कराया। खासकर जब उसका प्रतिद्वंद्वी अपने असली रूप में बदल गया तो दबाव और भी ज्यादा था। हुआन फैंग ने फ्लड ड्रैगन के असली रूप का दबाव भी महसूस किया। ये ग्राउंड स्वीपिंग मॉन्क, वुयाजी और हेवनली ड्रैगन 8 डिवीजनों की दुनिया के अन्य लोगों के दबाव से भी ज्यादा था। वास्तव में अगर हुआन फैंग को इस फ्लड ड्रैगन की असली ताकत पता होती तो आपको पता चल जाता कि यह फ्लड ड्रैगन वास्तव में अब आधामर है। इसकी ताकत लगभग आधे अमर के बराबर थी, जिसका मतलब था कि यह पहली श्रेणी से आगे निकल गया था। हालांकि यह अभी भी एक अमर से थोड़ा कमजोर था और एक बार जब यह अपना अंतिम परिवर्तन पूरा कर लेता, एक सुपर फर्स्ट रेटेड अमर में बदल जाता, एक सच्चा ड्रैगन। अगर ऐसा है तो यह वास्तव में खेती करेगा और एक अमर बन जाएगा। उस समय यह हुआन फैंग के लिए और भी अधिक अतुलनीय होगा। हर बार जब हुआन फैंग किसी स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करता तो वह वास्तव में उस स्थानिक क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता। भले ही वह वास्तव में इस स्थानिक क्षेत्र को नियंत्रित न कर सके, लेकिन वही सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत न करे। इसलिए ये बार ड्रैगन एक बहुत बड़ा संभावित खतरा था। हुआन फैंग इसे कभी अस्तित्व में नहीं आने देगा। और अब हुआन फैंग जानता था कि यह साधना की दुनिया थी। इस दुनिया में साधना के तरीके, खजाने और यहाँ तक कि सभी प्रकार की जड़ी बूटियां भी थी। वे सभी हुआन फैंग के लिए बहुत उपयोगी थी। इस वजह से हुआन फैंग ने इस समय और स्थान को अधिक महत्व दिया। भले ही यह सतह पर साधना संप्रदायों के लिए न हो, यह उसके अपने हित के लिए था। वह कभी भी इतने बड़े खतरे को अस्तित्व में नहीं आने देगा। इसलिए जब हुआन फैंग को यह बात समझ में आई तो उसने पहले ही इस फ्लड ड्रैगन को मारने का फैसला कर लिया था, भले ही इसके लिए उसे कुछ कीमत चुकानी पड़े। पवित्र बैंगनी फल निश्चित रूप से एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी। ये जीवन बचा सकता था। हुआन फैंग पहले कभी इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस चीज के बारे में भूल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करने का फैसला किया था। पहले उसकी ताकत किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए उसने पवित्र बैंगनी फल का उपयोग नहीं किया। लेकिन अब उसे लगा कि उसे वास्तव में पवित्र बैंगनी फल की आवश्यकता होने का समय आ गया है। इसलिए हुआन फैंग ने पहले भी पवित्र बैंगनी फल का सेवन करने में संकोच नहीं किया। वह पहले से ही बहुत लंबे समय से सुपर क्लास ताकत पर था। इस अवधि के दौरान उसने कभी भी साधना करना नहीं छोड़ा। हालांकि वह सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ था, लेकिन इससे उसकी लड़ाई की भावना कम नहीं हुई। इसके बजाय इसने उसे जिम्मेदारी और तत्परता का एहसास दिलाया। इसलिए उसने कभी भी अपने प्रशिक्षण को नहीं छोड़ा। जब उसे दूसरे स्थान पर ले जाया गया था तब भी उसने अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा था। किसी को पता होना चाहिए कि वहाँ समय बढ़ा दिया गया था। वास्तव में उन स्थानों में 1 महीना 1 वर्ष के बराबर था। दूसरे शब्दों में हुआन फैंग कुछ वर्षों से प्रथम श्रेणी के राज्य से परे था। इन वर्षों के दौरान उसने साधना करना नहीं छोड़ा था। उसकी ताकत और प्रतिभा के साथ उसके शरीर में ऊर्जा बहुत खास हो गई थी। उसकी ताकत बहुत पहले ही तोड़फोड़ की सुपर क्लास तक पहुंच चुकी थी। खुद से दूरी तोड़ना भी लिंक गेट से बस 1 कदम दूर था। हालांकि हुआन फैंग को यह भी पता था कि वह इस अंतिम चरण को पार करना चाहता था। हालांकि यह आसान नहीं था। इस तरह की अड़चन को दूर करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। लगातार साधना करने के बजाय वह अक्सर अड़चन को तोड़ देता था। इसमें कई साल लग जाते थे, शायद उससे भी ज्यादा। बेशक यह अधिक संभावना थी कि वह अपने जीवन के बाकी समय तक इसे तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि हुआन फैंग जल्दी में नहीं था, क्योंकि पहला कारण उसकी ताकत में वृद्धि थी। ऐसा नहीं था कि वह जल्दी में था। दूसरा कारण ये था कि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जो उसका था। वह था पवित्र बैंगनी फल। बेशक स्टोरेज बॉक्स में और भी खजाने थे। हालांकि न केवल खजाने महंगे थे, बल्कि उनमें से प्रत्येक खगोलीय था। इसके अलावा विनिमय दर की एक सीमा थी। इसलिए पवित्र बैंगनी फल इस समय उसके पास सबसे उपयोगी वस्तु थी। उसने इस वस्तु को बहुत समय से अपने पास रखा था। अब आखिरकार उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया था। पवित्र बैंगनी फल का सेवन करने के बाद हुआन फैंग की ताकत बढ़ती गई। उसके बाद पवित्र बैंगनी फल के शक्तिशाली प्रभाव के तहत हुआन फैंग ने एक ही बार में अपने शरीर में मौजूद रुकावट को तोड़ दिया। एक प्रथम श्रेणी की अवस्था से लेकर एक अर्धमर अवस्था और उस बार वाले ड्रैगन तक वे ही एक ही स्तर पर थे। फ्लड ड्रैगन ही वह था जिसे इस बारे में सबसे ज्यादा एहसास था। फ्लड ड्रैगन ने हुआन फैंग में आए बदलावों को साफ तौर पर महसूस किया था, इसलिए उसने उसे ज्यादा अहमियत दी। 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन हुआन फैंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके संघनित किया था। हालांकि यह असली नहीं था, लेकिन ताकत के मामले में यह विशालकाय काले ड्रैगन से कमजोर नहीं था, बल्कि यह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। 1879 अब हालात बदल गए। हुआन फैंग हवा में खड़ा था, लगातार सुनहरे 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन को ऊर्जा दे रहा था। 2 ड्रैगन हवा में लड़ रहे थे, हेवली प्रोफाउंड सेट के ऊपर आसमान में। इन 2 ड्रैगन के बीच लड़ाई की वजह से आसमान में काले बादल छा गए। बिजली और गड़गड़ाहट शुरू से ही कभी नहीं रुकी थी। यह एक शक्तिशाली और राजसी दृश्य था। इसने हेवली प्रोफाउंड सेट के पूरे मुख्यालय को दबा दिया। कुछ कमजोर लोग, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। 2 ड्रैगन की परछाइयां हवा में घूम रही थी। एक काली थी और दूसरी सुनहरी। वे अलग अलग थे और ड्रैगन की दहाड़ें अंतहीन थी। मास्टर, हुआन फैंग कैसा है? क्या वह शीर्ष पर पहुंच गया है? मेंग याओ ने नीचे से अपने मास्टर से पूछा। क्योंकि दोनों विशाल ड्रैगन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मेंग याओ, जिसके पास केवल गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेशन लेवल था, वह केवल 2 ड्रैगन की छाया देख सकती थी। जहाँ तक ऊपरी हाथ था वह नहीं बता सकती थी। वह केवल अपने गुरु से मदद मांग सकती थी। ग्रैंड जिंगलिन ने हवा में 2 लड़ती हुई परछाइयों को घूरते हुए कहा, फिलहाल वे दोनों बराबरी पर हैं। किसी का पलड़ा भारी नहीं है। वे इस हद तक फ्लड ड्रैगन से लड़ने में सक्षम हैं। ये हुआन फैंग वास्तव में अद्भुत था। फ्लड ड्रैगन निश्चित रूप से 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन से कमजोर था। हालांकि 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन को उस हुआन फैंग ने संघनित कर दिया था। यह असली ड्रैगन नहीं था, इसलिए दोनों पक्षों की ताकत लगभग एक जैसी थी।
ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। हालांकि ये हुआन फैंग वास्तव में शक्तिशाली है। उस फ्लड ड्रैगन में आदि परी की ताकत होनी चाहिए। वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम था और इतनी कम उम्र में भी उसका इतना साधना स्तर था। ये दुर्लभ है, ये वास्तव में दुर्लभ है। उसके बगल में एक बुजुर्ग ने भावुक होकर आह भरी। अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर भी राहत की झलक थी। जाहिर है वे नश्वर दुनिया में ऐसी युवा प्रतिभा को देखकर खुश थे। बाढ़ के ड्रैगन की भयानक ताकत से जो निराशा की भावना आई थी वह भी हुआन फैंग की उपस्थिति के कारण थी। ये धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शायद हुआन फैंग ही वह व्यक्ति था जो नश्वर दुनिया को खतरे से बचा सकता था। इस समय आसमान में अचानक मौसम बदल गया। हुआन फैंग के हाथ में अचानक एक छोटी सी काली कड़ाही दिखाई दी। हुआन फैंग ने छोटी कड़ाही को फेंक दिया। छोटी कड़ाही हवा के साथ बढ़ती गई। पलक झपकते ही ये 30 मीटर से अधिक ऊंची हो गई। इसके अलावा काली तिपाई वाली कड़ाही अभी भी बड़ी हो रही थी, मीटर लंबा। इसके अलावा काली तिपाई वाला बर्तन अभी भी बड़ा हो रहा था। विशाल कड़ाही से आने वाले दबाव ने हेवली प्रोफाउंड सेट के ऊपर आसमान में दबाव बढ़ा दिया था। कई लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वह छोटी देगची कौन है? नीचे खड़े एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से हुआन फैंग की देगची को देखा। मुझे उस कड़ाही से एक पवित्र आभा क्यों महसूस हो रही है? मैं भी। वह काली कड़ाही निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह खजाना पहले से ही एक दिव्य हथियार है ना? दिव्य अस्त्र स्तर। क्या ये किंवदंतियों से संबंधित नहीं है? यह इस युवक के हाथों में क्यों आया? वास्तव में वह कौन है? जब नीचे के लोगों ने हुआन फैंग को विशाल कड़ाही निकालते देखा तो उनमें से कई, खासकर वे बुजुर्ग जिन्होंने बहुत सी चीजें देखी थी, जब उन्होंने विशाल कड़ाही देखी तो उनकी आंखें चमक उठी। अपनी उम्र में उन्होंने अनगिनत जादुई खजाने देखे थे। हालांकि हुआन फैंग की काली कड़ाही ने उन्हें बिल्कुल अलग एहसास कराया। वह एहसास बहुत मजबूत था। आम लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह जादुई खजाना एक पौराणिक दिव्य हथियार था। हालांकि ये जादुई खजाना वास्तव में एक युवक के शरीर पर दिखाई दिया। इससे सभी को हुआन फैंग की पहचान के बारे में और भी अधिक उलझन महसूस हुई और इसने उनकी रुचि भी जगाई। मेंग याओ की आंखें चमक उठी जब उसने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी। इससे पहले जब हुआन फैंग ह्यूमनॉइड बरसेट बीस्ट से लड़ रहा था तो उसने कभी इस काले कड़ाही का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि यह कड़ाही हुआन फैंग का तुरुप का पत्ता थी। यदि हुआन फैंग के पास तुरुप का पत्ता होता तो उसकी जीत की संभावना और भी अधिक होती। आसमान में हुआन फैंग द्वारा दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन को बाहर निकालने के बाद दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन उसके नियंत्रण में था। ये काले फ्लड ड्रैगन की ओर उड़ गया और इस समय काला फ्लड ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन से लड़ रहा था। जब उसने एक विशाल कॉलरॉन को अपनी ओर उड़ते देखा तो वह चौंक गया। वह किनारे की ओर भागना चाहता था। हालांकि विशाल कड़ाही लगातार उसका पीछा कर रही थी। इसके अलावा ये बहुत तेज थी। 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के अलावा काले बार वाले ड्रैगन को भी दिव्य ड्रैगन कड़ाही ने मारा। टकराना। मूल रूप से काले फ्लड ड्रैगन ने सोचा कि ये दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन सिर्फ एक साधारण जादुई खजाना था। भले ही इसे तोड़ दिया गया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक शक्तिशाली जादुई खजाना था। जब यह उसके शरीर से टकराया तो उसने वास्तव में उसके शरीर में खून को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर जोरदार प्रहार किया गया हो। इस प्रहार से ही काले फ्लड ड्रैगन को पहले से ही पता चल गया था कि दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये देखकर कि दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन अभी भी लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसने अचानक अपनी पूंछ हिलाई। उसने दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन पर निशाना साधा, उसे बाहर निकालना चाहा। हालांकि दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन केवल थोड़ा पीछे हटा, फिर ये और भी अधिक गति के साथ उसकी ओर टूट पड़ा। इस देरी के कारण काला फ्लड ड्रैगन पहले से ही 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के करीब पहुंच चुका था। जहां तक 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन का सवाल है, वह पीछे नहीं हटा। उसने काले फ्लड ड्रैगन के 7 इंच के हिस्से को काट लिया। काला फ्लड ड्रैगन तुरंत दर्द से चिल्लाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से अपना शरीर हिलाया। वह 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के काटने से छुटकारा पाना चाहता था। हालांकि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन के काटने से बच नहीं पाया। 5 पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन एक चुंबक की तरह था जो उसके शरीर से मजबूती से चिपका हुआ था और उसका पीछा कर रहा था। टकराना। इस समय दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन हुआन फैंग के नियंत्रण में था। इसने बहुत ही जबरदस्त ताकत के साथ काले फ्लड ड्रैगोरी के सिर पर सटीक प्रहार किया। इसके अलावा काला फ्लड ड्रैगन 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसका ध्यान 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगोरी के शरीर पर केंद्रित था। इसके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं था। तुरंत इसका बड़ा सिर, ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी छेद में चकनाचूर हो गया हो। उसकी बाईं आंख ये खून और मांस से भरी हुई थी, साथ ही काले खून की अनगिनत बूंदें। यह आसमान से गिरती हुई बारिश की तरह थी। काले फ्लड ड्रैगन के सिर पर अभी भी मांस के कुछ टुकड़े थे। वाह! दर्द के कारण काले बार ड्रैगन ने एक दयनीय चीख निकाली। ध्वनि के कारण इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। नीचे निम्न श्रेणी के खेती स्तर के कई लोगों को चक्कर और सूजन भी महसूस हुई। हालांकि नीचे के लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऊपर का काला फ्लड ड्रैगन और भी बुरा था। वह लगातार चिल्लाता हुआ हवा में लौटता रहा। उसके शरीर के दर्द के साथ साथ उसके सिर में भी दर्द था, जिससे वह पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। इस समय जमीन पर मौजूद दुष्ट जानवर ने देखा कि काला फ्लड ड्रैगन बुरी स्थिति में था। उनमें से कुछ जो उड़ने में सक्षम थे, वे पहले ही आसमान में उड़ चुके थे, मानो वे काले फ्लड ड्रैगन की मदद करने की कोशिश कर रहे हों। आपका प्रतिद्वंद्वी हम हैं। जब दुष्ट जानवर आसमान में चढ़ा तो नश्वर दुनिया के लोगों ने, कुछ ताकतवर लोग आसमान से आने वाले दबाव को झेलने में सक्षम थे। वे भी एक के बाद एक ऊपर उड़ गए। हालांकि वे काले फ्लड ड्रैगन के मुकाबले में नहीं थे, लेकिन वे किसी भी तरह से हुआन फैंग की मदद नहीं कर सकते थे। फिर भी वे इन साधारण क्रूर जानवरों से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि ये क्रूर जानवर बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी ताकत कम नहीं थी। इसलिए वह आकाश जो मूल रूप से हुआन फैंग और 2 ड्रैगन का था, एक बार फिर जीवंत हो गया। वे दुष्ट जानवर काले बार ड्रैगन की मदद करने के लिए कुछ हद तक चिंतित और बेचैन लग रहे थे। जब वे लड़ना चाहते थे तो ये कुछ हद तक अराजक था। उनकी चालें निर्दयी थी, लेकिन साथ ही वे अपनी पूरी ताकत को उजागर करने में असमर्थ थे।
दूसरी ओर मॉडल वर्ल्ड के विशेषज्ञ जल्दी में नहीं थे। ऊपर की स्थिति में स्पष्ट रूप से हुआन फैंग का पलड़ा भारी था। जब तक ये जारी रहा, ब्लैक फ्लैग ड्रैगन को हराना कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अब उन्हें जो करने की जरूरत थी वह था शातिर जानवर को रोकना। मदद के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। परिणाम स्वरूप नश्वर दुनिया के विशेषज्ञ जल्दबाजी में नहीं थे। वे दृढ़ता से लड़े और मदद करने के लिए तत्पर दुष्ट जानवर को रोके रखा। उनमें से एक भी बच नहीं सका, और क्योंकि मिंग याओ इतनी मजबूत नहीं थी इसलिए वह इस समय उड़ नहीं सकती थी। इसलिए वह केवल नीचे से अपना सिर उठा सकती थी और चिंता से आकाश की ओर देख सकती थी। वह चिंता से हुआन फैंग की स्थिति को देखती और फिर अपने मालिक की हालत को। वह काफी व्यस्त था। हालांकि क्योंकि वर्तमान स्थिति अभी भी उनके लिए खराब नहीं थी, मिंग याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी शांत थी। जहाँ तक नश्वर दुनिया के अन्य विशेषज्ञों की बात है, इस समय उन सभी ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी। पहले उन्हें दुष्ट जानवर द्वारा दबा दिया गया था, यहाँ तक कि कई लोगों के मुख्यालय भी दुष्ट जानवर द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। उसके बाद उन्हें हेवली प्रोफाउंड सेक्ट तक खदेड़ा गया। इसलिए उनके दिल में उस दुष्ट जानवर के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। वे चाहते थे कि वे उन सभी को मार सके। हालांकि उनकी ताकत सीमित थी। ऊपर के मानव सदृश निडर जानवर की तो बात ही छोड़िए। भले ही वह एक साधारण उन्मत्त क्रूर जानवर था, वे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ पुराने वरिष्ठ लोग थे जो लंबे समय से बंद दरवाजे की साधना में थे। हालांकि इस स्थिति में बहुत मदद नहीं मिली। अगर यही स्थिति जारी रही तो इन सभी को इन लोगों द्वारा मार दिया जा सकता है जिन्होंने उनके हाथ छोड़ दिए। यह संभव नहीं था, लेकिन इस समय अचानक हुआन फैंग प्रकट हुआ। अपनी ताकत पर भरोसा करके उसने स्थिति को पलट दिया था। अब जब उसने पूरी ताकत से बढ़त हासिल कर ली है तो ये लोग कैसे खुश नहीं हो सकते। हालांकि ये लोग ज्यादा देर तक आराम नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली दुष्ट जानवर के लड़ने के बाद नीचे का दुष्ट जानवर भी हिलने लगा। अभी रुकी हुई लड़ाई शुरू हो गई थी। इस समय यह एक बार फिर भड़क उठी। पूरा स्वर्गीय गहन संप्रदाय यह एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया था और लोग हर जगह लड़ रहे थे। हालांकि पहले के विपरीत मनुष्य नुकसान में थे और उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। इस तरह वे अपनी युद्ध शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। इसके अलावा उनके दिलों में निराशा की भावना थी। हालांकि अब ये पूरी तरह से अलग था। दोनों पक्षों की पहचान बदल गई थी और मनुष्य एक बार फिर उम्मीद से भर गए थे। दूसरी ओर दुष्ट जानवर एक निराशाजनक स्थिति में गिर गया था। 1880 लड़ाई अभी भी वही थी और पहले वाले लोग ही लड़ रहे थे। हालांकि माहौल बदल गया था और लड़ाई के प्रभाव भी अलग हो गए थे। पहले हर कोई निराशा के आभा के साथ लड़ रहा था और भले ही वे एक क्रूर जानवर को मार दे, उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। अब जबकि उन्होंने हुआन फैंग को पैदा कर दिया था, वे पहले से ही उस भयानक मानवरूपी बेरसेब जानवर को पूरी तरह से दबा चुके थे। जहाँ तक दूसरे संप्रदायों के बुजुर्गों और संप्रदाय के नेताओं की बात है, इस समय तक वे सभी अपनी चाल चल चुके थे और कुछ अन्य शक्तिशाली दुष्ट जानवरों को रोक चुके थे। इस प्रकार अब उन्हें केवल एक साधारण दुष्ट जानवर का सामना करना था। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग के अचानक प्रकट होने से युद्ध के मैदान की पूरी स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। वे अब पहले की तरह नुकसान में नहीं थे, बल्कि अब उनके लिए फायदे की स्थिति बन गई थी। हालांकि जैसे ही कई मानव विशेषज्ञों ने सोचा कि वे जीत गए हैं और शातिर जानवर निश्चित रूप से हार जाएगा, एक आकृति अचानक उड़ी और हुआन फैंग पर टूट पड़ी जो शातिर जानवर से लड़ रहा था। वह आकृति बिजली की तरह तेज थी और जब तक बुजुर्गों को एहसास हुआ कि वे हुआन फैंग को चेतावनी देना चाहते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस समय हुआन फैंग का पूरा ध्यान उसके सामने मौजूद काले फ्लैग ड्रैगन पर था। आखिरकार ये पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा था और अन्य शातिर जानवरों को भी दूसरों ने रोक दिया था। उसे विचलित होने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल अपने सामने मौजूद काले फ्लैग ड्रैगन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। जहाँ तक उसके सामने मौजूद काले फ्लैग ड्रैगन की बात है, तो वह इस समय वास्तव में बुरी तरह घायल था। इसलिए जब हुआन फैंग ने दूसरे पक्ष को एक ही बार में मारने के बारे में सोचा, तो उसने स्वाभाविक रूप से अपनी सारी ताकत खर्च कर दी। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत दूसरे पक्ष की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी, केवल थोड़ी अधिक थी। इसलिए हुआन फेरिग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और स्वाभाविक रूप से अपना सारा ध्यान इस पर लगा दिया। और इस वजह से जब हुआन फैंग के पीछे की आकृति उसके पीछे उड़ी, तो आमतौर पर अधिक चतुर हुआन फैंग ने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया। टकराना। जब वह आकृति हुआन फैंग के पास पहुंची, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे हुआन फैंग की पीठ पर वार किया। क्योंकि हुआन फैंग इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह हथेली से होने वाले मामूली नुकसान से बच नहीं सका। अचानक हुआन फैंग का शरीर टूटे हुए पतंग की तरह आसमान से नीचे गिर गया और हुआन फैंग के नियंत्रण खोने के कारण दिव्य ड्रैगन कॉलरॉन ने भी अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। इसी तरह हुआन फैंग द्वारा बनाया गया 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन आसमान की ओर दहाड़ता हुआ चला गया और फिर अनिच्छा के साथ पतली हवा में गायब हो गया। इस अचानक परिवर्तन के कारण पूरा स्थान स्तब्ध रह गया। पहले तो मनुष्यों का पलड़ा भारी था और उन्हें लाभ था, लेकिन अंत में हुआन फैंग के चुपके हमले से हुई भारी चोटों के कारण स्थिति फिर से बदल गई। कोई भी काले फ्लैग ड्रैगन को रोकने या मारने की कोशिश नहीं करता। 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो गया था और रहस्यमय दिव्य ड्रैगन कड़ाही भी नीचे गिर गई थी। पूरे आकाश में वह स्थान जहाँ हुआन फैंग पहले खड़ा था, केवल काला फ्लैग ड्रैगन और वह आकृति थी जो अभी प्रकट हुई थी। अरविंद, देहू ने आवाज साफ साफ देखकर कहा। जहाँ तक उसके आसपास के लोगों की बात है, तो वे अब तक अरविंद की पहचान कर चुके थे। आखिरकार जब वे 100,000 पहाड़ों में थे, तो वे पहले भी अरविंद से लड़ चुके थे। उस लड़ाई के दौरान उन्होंने देहू और ग्रैंड नंजिंगवेन के विशेषज्ञों को घेर लिया था। जहाँ तक उन बुजुर्गों की बात है जो बाहर आए थे, वे अरविंद से अपरिचित नहीं थे। 10 साल पहले वे सभी मानव दानव युद्ध में भाग ले चुके थे और वे सभी मुख्य बल का हिस्सा थे। व्यक्तिगत रूप से अरविंद को घेरने और मारने की लड़ाई में भाग ले रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने अरविंद को मार दिया है, लेकिन इस बार जब वे एकांतवास से बाहर आए, तो उन्हें देहू के मुंह से पता चला कि वह मरा नहीं था, बल्कि उसे पहले शैतानों के लोगों ने ही सील किया था। और अब वह सील से बाहर आ गया था और एक बार फिर शैतानों के लोगों को नश्वर दुनिया पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बस इतना ही था कि उस समय नश्वर दुनिया पर पहले से ही दुष्ट जानवर द्वारा हमला किया जा चुका था और कई संप्रदायों को नष्ट कर दिया गया था। साथ ही उनकी स्वर्गीय गहन संप्रदाय को भी घेर लिया गया था।
इस प्रकार भले ही वे जानते थे कि शैतान के लोग यहाँ थे, उनके पास शैतान के लोगों की परवाह करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। और इस वजह से भले ही उन्हें पता था कि शैतान के लोग उन्हें लालच से बगल से देख रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अच्छा विचार नहीं था। वे केवल यह उम्मीद कर सकते थे कि शैतान के वे लोग अचानक हस्तक्षेप न करें, उन्हें दुष्ट जानवर को निपटाने दें और फिर जाकर शैतानों से लड़ें। बाद में नश्वर दुनिया के विशेषज्ञ दुष्ट जानवर के साथ अपनी लड़ाई में पहले से ही एक असुविधाजनक स्थिति में आ गए थे और निराशा में डूब गए थे। अब उनके पास शैतानों के बारे में सोचने का कोई मूड नहीं था, और अगर वे दुष्ट जानवर के परीक्षण में भी पास नहीं हो सके तो उनके पास शैतानों के बारे में सोचने की क्या क्षमता थी। और यह भी इसी वजह से था कि बहुत से लोगों ने पहले ही शैतानों के अस्तित्व की उपेक्षा कर दी थी। अभी जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले ही शातिर जानवर के साथ लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल कर चुके हैं, तब भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि अभी भी शैतानों में से कोई अंधेरे में छिपा हुआ है जो किसी भी समय उन्हें घातक झटका देने के लिए तैयार है। और अब उन्होंने अपनी लापरवाही की कीमत भी चुकाई थी। अगर वे शैतान के लोगों के प्रति अतिरिक्त सतर्क होते तो वे समय से पहले अरविंद को खोज पाते, और अगर वे अरविंद को रोकते और उसे उस पर हमला करने की अनुमति नहीं देते जब तक वे दृढ़ रहते, हुआन फेंग पूरे काले फ्लड ड्रैगन को मारने में सक्षम हो सकता था। अंत में ये भी उनकी लापरवाही के कारण ही था कि अरविंद का हुआन फेंग पर गुप्त हमला सफल हो गया था, जिसके कारण हुआन फेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। सौभाग्य से वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन को हुआन फेंग के पिछले आदान प्रदान से भारी चोट लगी थी। इस समय इसकी ताकत पहले से ही बहुत कम हो गई थी और उसके पास फिर से उन पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। और जब अरविंद ने एक ही हथेली से हुआन फेंग को उड़ा दिया तो ऐसा लग रहा था कि उसका इरादा हुआन फेंग को जाने देने का नहीं था, वह सीधे हुआन फेंग की ओर उड़ गया, उसे मारना चाहता था। तुमने हिम्मत की। ये दृश्य देखकर नश्वर दुनिया के विभिन्न संप्रदायों और कुलों के बुजुर्ग इतने क्रोधित हुए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। मूल रूप से यह उनकी लापरवाही के कारण था, जिसके कारण नागरिकों में ऐसा परिवर्तन हुआ और यहाँ तक कि हुआन फेंग भी घायल हो गया। इस समय यह अरविंद वास्तव में उनके सामने हुआन फेंग को मारना चाहता था। वे इसे कैसे स्वीकार करने को तैयार हो सकते थे। परिणाम स्वरूप एक एक करके उन्होंने अपने विरोधियों को छोड़ दिया और अरविंद का सामना किया, उसे बाधा पहुंचाई। उनमें से कुछ हुआन फेंग की ओर भागे, उसे पकड़ना चाहते थे। हालांकि अरविंद भी बहुत ताकतवर था और देहू, ग्रैंडन, जिंगविन और बाकी लोगों के संयुक्त हमलों का सामना करने में सक्षम था, और यहाँ तक कि ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकता था। वह केवल इतना ही मजबूत था। वह मजबूत था, बड़ों से भी ज्यादा, लेकिन हुआन फेंग और काले फ्लड ड्रैगन की तुलना में वह अभी भी एक स्तर से कमजोर था। इसलिए यदि कुछ पुराने वरिष्ठ और बुजुर्ग उसे रोकने के लिए गए तो वे निश्चित रूप से हुआन फेंग को मारने में असमर्थ होंगे। और नश्वर दुनिया की तरफ से उन्हें हुआन फेंग के महत्व का भी एहसास हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी सख्त रक्षा की थी। इसलिए भले ही इस बार अरविंद अकेले नहीं आया था, लेकिन शैतानों में उसके अधीनस्थों ने इस समय तक पहाड़ में लोगों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। हालांकि भीड़ के बीच में हुआन फेंग को मारना उनके लिए पहले से ही असंभव था। ये सोचते हुए अरविंद ने जरा भी देर नहीं की, वह मुड़ा और चला गया, लेकिन जाने से पहले वह घायल काले फ्लड ड्रैगन को अपने साथ ले गया। जहाँ तक नश्वर दुनिया का सवाल है, वे केवल ही देख सकते थे कि अरविंद काले फ्लड ड्रैगन को लेकर उनके साथ चला गया, उसका पीछा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। इस समय उन्हें एक ही समय में दुष्ट जानवर और शैतान दोनों का सामना करना था, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि वे जीतेंगे, खासकर उस भयंकर लड़ाई के बाद जिसका उन्होंने बहुत लंबे समय से अनुभव किया था। इसके अलावा उनमें से कई अभी भी हुआन फेंग की स्थिति के बारे में चिंतित थे। चूंकि डेविल्स के लोग जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। जहाँ तक दुष्ट जानवर का प्रश्न है, जब उन्होंने देखा कि अरविंद उन्हें ले गया है तो वे स्वर्गीय गहन संप्रदाय पर नहीं रुके तथा इसके बजाय शैतानों के लोगों के साथ चले गए। जहाँ तक नश्वर दुनिया के लोगों का प्रश्न है, वे अभी भी अवरोध उत्पन्न करने के लिए आगे नहीं बढ़े। अगर जमीन से कभी कभार आने वाली कराहें और जमीन पर बिखरी लाशें न होती तो शायद कोई यह नहीं सोच पाता कि यहाँ एक बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई है, और ये लड़ाई पूरी मानव जाति के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। मनुष्य, क्रूर जानवर और यहाँ तक कि शैतान के लोग भी इसमें भाग ले रहे थे। ये देखकर कि दुष्ट जानवर और शैतान पीछे हट गए हैं, देहो ने कुछ लोगों को सावधानी बरतने के लिए व्यवस्था करने के बाद युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। जहाँ तक दुष्ट जानवरों का सवाल है जो घायल थे और समय पर नहीं निकले थे, उन्होंने जाकर उन पर एक और वार किया। घायल मानव शिशुओं के लिए जितनी जल्दी हो सके उनका इलाज किया। हालांकि ये स्पष्ट था कि अधिकांश लोगों का ध्यान हुआन फेंग पर था। जब से हुआन फेंग को आकाश से नीचे गिराया गया था, तब से वह कोमा में चला गया था, और इस समय कुछ बुजुर्गों ने उसे स्वर्गीय गहन संप्रदाय में शामिल कर लिया था, और उसके पीछे चलने वाले लोग विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय नेता और बुजुर्ग थे। बेशक एक अपवाद था और वह मेंग याओ थी। हालांकि हुआन फेंग के साथ उसका रिश्ता साधारण नहीं था और वह हुआन फेंग को जानने वाली पहली व्यक्ति थी। इसके अलावा मेंग याओ के भविष्य में स्टिल वाटर हाउस के साथ एक बिल्डिंग की मालिक होने की संभावना थी, इसलिए वह बाकी सभी का अनुसरण करने के लिए योग्य थी। गुरुजी, हुआन फेंग कैसे हैं? मेंग याओ ने उत्सुकता से अपने गुरु से पूछा।